जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी एंड सैल्यूट टू योर मॉम, सैल्यूट टू माय मॉम। भारत माता की जय एंड माता रानी की जय। तो सबसे पहले हम पढ़ाई शुरू करने से पहले, चैप्टर 1 शुरू करने से पहले, श्री गणेश करने से पहले एक बार मदर का, मम्मी का आशीर्वाद ले लें ताकि पढ़ाई अच्छी हो। एंड अब ये सोच कर पढ़ना है कि भाई आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, वो आने वाले 35 ईयर्स 40 ईयर्स हमें बहुत बढ़िया प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए पढ़ाई करनी है। इस एटीट्यूड से पढ़ने जा रहे हैं। एग्ज़ाम तो फोड़ना ही है, एग्ज़ाम तो पास करना ही है, लेकिन उसके आगे 35 साल 40 साल करियर बहुत अच्छा बनाएंगे, मम्मी पापा को प्राउड फील करवाएंगे। और उन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई की शुरुआत करें। और ये पूरा मतलब पूरा सिलेबस पूरी ऑनेस्टी के साथ डिटेल्ड एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ें, बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में लिख कर भी आएँ। और एक चीज़ बोलूँगा, ये पेपर शुरू करते समय पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पिछले फिलहाल से 20-25 साल का ये बताता है कि आईसीएसआई इस पेपर में 70 मार्क्स आसानी से देता है इन कंपैरिजन टू अदर पेपर्स इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जो लीगल पेपर्स की बात करूंगा, कंपनी लॉ में या जो दूसरे पेपर्स हैं वहाँ पर 70 नंबर लेना मुश्किल होता है, लेकिन इस पेपर के अंदर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पास्ट में 70s में लिए हैं, 80s में भी लिए हैं। 70 लेने वाले बहुत हैं, 70 प्लस लेने वाले, 80 प्लस लेने वाले कुछ कम हैं, 60 प्लस लेने वाले तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस पेपर में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और कंपनी लॉ जितना बड़ा नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एडवेंचरस पेपर है, इंटरेस्टिंग है, वो आपने इंट्रोडक्शन में भी देख लिया। तो फाइनली गेटिंग स्टार्टेड ओवर हेयर। और मैं प्रिज्यूम करूंगा जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स करवाए थे वो आपको याद हैं, वो आपको याद हैं। सो फाइनली चैप्टर का श्री गणेश करते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 एज पर माय बुक ओवर हेयर, एज पर माय बुक। हालांकि वो आईसीएसआई मॉड्यूल में चैप्टर नंबर अलग हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिपॉजिटरी एक्ट, डिपॉजिटरी एंड डीपी रेगुलेशंस एंड डिपॉजिटरी सिस्टम, द निटिग्रिटीज। सो विल चैप्टर की शुरुआत करते समय एक चीज़ बोलूँगा, आईसीएसआई का मॉड्यूल हम बहुत अच्छे से पूरा कवर करेंगे, तरीके से कवर करेंगे। ऑटोमेटिकली जब हम पूरा मॉड्यूल कवर करेंगे तो आप ये समझो कि एग्जाम में उसके बाहर से तो कुछ आ ही नहीं सकता, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। तो ये मेरा वादा है आपके साथ कि हम आईसीएसआई मॉड्यूल बहुत अच्छे से फुल कवर करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। और फ्लो चार्ट्स तो मैंने आपको सारे ऐसे भी बना बना कर दिए हैं अपनी तरफ से जो आईसीएसआई मॉड्यूल में नहीं है, वो आपको बुक में नज़र, कुछ लोगों को आ चुका होगा, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो बुक पलटेंगे तो देख लेंगे। सो वाइल गेटिंग स्टार्टेड विद द डिपॉजिटरी सिस्टम, फाइनली चैप्टर का श्री गणेश करते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है? सो वी से डिपॉजिटरी सिस्टम इज अ काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम जिसमें हम कैश नहीं रखते, पैसा नहीं रखते। हम क्या रखते हैं? हम शेयर्स रखते हैं, डिबेंचर्स रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स रखते हैं, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी रखते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी रखते हैं, जो हमने पढ़ा था पहले यहाँ फाइनेंशियल सिस्टम के टाइम पे, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट लिटिल बिट। एंड वेल आई से ये सब कुछ रखते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन द नॉन फिजिकल फॉर्म, या जिसको हम बोलते हैं डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म, डीमेटीरियल फॉर्म, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, या शॉर्टकट में बोलते हैं डीमेट फॉर्म। सो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है? एक प्रकार का बैंकिंग सिस्टम है। इट इज अ काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम in which we don't keep cash, rather we are keeping what? In which we are keeping the securities, or securities में all types, equity shares, preference shares, debentures, all type of securities are kept in the electronic form, in the demat form instead of cash, cash के बजाय, मतलब कैश नहीं है, सिक्योरिटीज रखते हैं। देन पूरे इंडिया में सिर्फ 2 डिपॉजिटरी हैं, हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, इन इंडिया। और ये जो 2 डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, दे आर company in the companies act, they are not partnership firm, they are not llp, they are company in the companies act। और company ही depository बन सकता है, llp etc depository नहीं बन सकते हैं। NSDL की फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड CDSL की फुल फॉर्म सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। और इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा डिपॉजिटरी इंडिया में नहीं है। मैंने वेबसाइट आपको पहले भी दिखाई थी, एक बार झलक दिखा देता हूँ फिर से। तो ये NSDL की वेबसाइट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर 3,50,00,000 डीमैट अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ओपन हो चुके हैं। 3,50,00,000 डीमैट अकाउंट से ज़्यादा ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। सो मेरे भी 2 अकाउंट्स हैं इसमें यार,
और एंड देन आई से CDSL में तो और नंबर और ज़्यादा बड़ा है. आई हैड शोन यू अर्लियर ऑल्सो. इट्स अ बिगर नंबर ओवर हियर इन CDSL. 10 करोड़ से ज़्यादा, मोर देन 10 करोड़, हाँ 11 करोड़ की तरफ जा रहा है. 10 करोड़ से भी ज़्यादा, 10 करोड़ 88 लाख डीमैट अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं यहाँ. इनमें से एक अकाउंट मेरा भी है, दैट इज़ देयर. एंड देन आई विल से सो NSDL एंड CDSL. लेकिन क्या हम लोग डायरेक्टली इनके पास जाते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए? आंसर इज नो. आंसर इज नो. डिपॉजिटरी किसके थ्रू काम करते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू. लेकिन अभी उसमें जाने से पहले यहाँ पर बात कर लें, NSDL को बनाने वाले 3 प्रमोटर्स कौन, जिन्होंने मिलकर NSDL को बनाया. तो हम बोलते हैं नंबर 1 IDBI, नंबर 2 NSC, नंबर 3 UTI. इन तीनों ने मिलकर NSDL को बनाया. तो यहाँ पर कहना चाहिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीच में आ गया, यहाँ पेरेंट एंटिटी ऑफ NSDL. और दूसरी तरफ CDSL को किसने बनाया? ICICI बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो ये दोनों प्रमोटर्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द पेरेंट एंटिटी ऑफ CDSL. और इंडिया में इन दोनों के बाद अब मैं कहूँगा NSDL और CDSL, ये जो दो हैं, इसके बाद अब एक्चुअली प्रैक्टिकली किसी थर्ड डिपॉजिटरी की कोई आवश्यकता है ही नहीं. देयर इज़ नो नीड. तो आपने सुना तो है वैसे कि देयर इज़ मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा छोटा नन्ना मुन्ना स्टॉक एक्सचेंज. लेकिन उसको डिपॉजिटरी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिपॉजिटरी का काम तो ये दोनों अच्छे से कर रहे हैं और दोनों का आपस में इंटर लिंकिंग है NSDL CDSL का. सो देन गोइंग ऑन फर्दर, और ये NSDL किसके थ्रू ऑपरेट करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू. एंड NSDL के पास अभी आज की तारीख में बात करें तो 2024, एट द बिगनिंग ऑफ 2024 दे आर हैविंग 286 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. बाद में ये नंबर प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन ये नंबर एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं आपसे, तो इसमें तो घटता रहेगा बढ़ता रहेगा, बट इट इज़ नॉट फॉर एग्जाम. और अभी CDSL के पास बात करते हैं तो CDSL इज हैविंग 652 DPs राइट नाउ ऑन द वेबसाइट ऑफ. ये हर दिन की बात है यार, डेली बेसिस पे नंबर बढ़ता रहता है, कम होता रहता है. नए DPs आ जाते हैं, पुराने वालों का लाइसेंस कैंसिल हो गया, रजिस्ट्रेशन मिला था कैंसिल हो गया, तो ये प्लस माइनस तो चलता रहता है. लेकिन ये नंबर मैंने जैसे बोला एग्जाम में हमसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ अपनी यादाश्त के लिए, दैट 286, और मतलब एक रफ आइडिया के लिए कि कितने हैं. और जब हम बोलते हैं NSDL के पास वो 3 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, तो वो 286 DPs के पास हुए हैं. तो मैं या आप, हम लोग किसके पास जाते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए? DP के पास. और डिपॉजिटरी और DPs जो भी है यहाँ पर नाम आपको दिख रहे हैं, अलंकित असाइनमेंट्स, अभिप्रा, इंडिया बुल्स, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड. डिपॉजिटरी और DP के बीच में क्या होता है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है. वो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, दे हैव द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. सेक्शन 4 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996 कहता है. तो हम लोग किससे डील करते हैं? मैं, आप एज इन्वेस्टर. और मैंने आपको पहले भी बोला था ना, डीमैट अकाउंट ओपन कर लो. जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, कोटेक सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, जहां आपको ठीक लगे डीमैट ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट ओपन कर लो. समझाया भी था डिफरेंस, हाँ वो इंट्रोडक्शन में ही आपको समझा दिया, और मैं प्रिज्यूम करूंगा वो बहुत बहुत अच्छे से याद है अभी आपको, और नहीं है तो आज रिवाइज कर लेना. देन आई से CDSL के पास 652 DPs, एक्सपोनेंशियल सिक्योरिटीज, जुआरी इन्वेस्टमेंट, ICICI सिंडिकेट एंड सो ऑन. और कुछ DPs तो कॉमन भी हैं, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ HDFC सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज is DP of NSDL also and DP of CDSL also, जो दोनों के साथ लिंक्ड है, दोनों से DP नंबर लिया हुआ है, तो वो भी है. HDFC सिक्योरिटीज इज एन एग्जाम्पल ओवर देयर. तो कुछ DPs ऐसे भी हैं विच आर कॉमन in NSDL CDSL and they are acting as agent of both. HDFC Securities is acting as agent of NSDL also and acting as agent of CDSL also at the same time. अभी आपको HDFC Security के बारे में बहुत कुछ दिखाने जा रहा हूँ, lot of things I am going to show you, but right now who can act as sponsor? Who can act as sponsor? Sponsor कौन लोग बन सकते हैं? तो ये sponsor वाला वर्ड ऊपर से आया ना यहाँ से. Who can act as sponsor? डिपॉजिटरी बनाने का काम कौन कर सकता है? तो स्पॉन्सर कौन कौन लोग हो सकते हैं? तो रेगुलेशन में कुछ बताया है, SEBI डिपॉजिटरी एंड DP रेगुलेशन में बताया है, स्पॉन्सर शैल बी एनी पर्सन और पर्सन्स हु आर एक्टिंग अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर पर्सन्स. एंड
and they can establish the depository as per these regulations, and they and hold how much? Hold 15% shareholding of the depository. Hold at least exact 15% or more than 15% shareholding of depository. Sponsor can be a public financial institution. For example, ऊपर ही देखें तो UTI is a public financial institution, and UTI is sponsor of NSDL. A bank can become sponsor. ICICI Bank is sponsor of CDSL. A stock exchange can become sponsor. So NSE is sponsor of NSDL, BSE is sponsor of CDSL. और इसके लिए आगे रेगुलेशन 21 22 आगे और रेफर करेंगे बाद में. विल बी रेफरिंग मोर अबाउट दिस लेटर ऑन. अभी तो सिर्फ वो डेफिनेशन पार्ट रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज बी रेफर कर रहे हैं. वो कैन बी स्पॉन्सर. जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे थोड़ा सा और भी रेफर करेंगे. ये अभी हल्का आइडिया ले रहे हैं. फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन में हल्का आइडिया ले रहे हैं कि क्या सिस्टम है. तो ये समझ में आ गया. इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं. डिपॉजिटरीज है काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम जिसमें कैश नहीं रखते, जिसमें सिक्योरिटीज रखते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नॉन फिजिकल फॉर्म और डीमेटेरियल फॉर्म, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, डीमेट फॉर्म. और फिर वो जो 2 डिपॉजिटरी हैं पूरे इंडिया में, दे एक्ट थ्रू देयर डीपीज. दोनों के पास अपने अपने डीपीज हैं विच आर, और डिपॉजिटरी और डीपी के बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है. और हम लोग इन्वेस्टर्स डीपी से डील करते हैं. हम लोग डायरेक्टली डिपॉजिटरी के ऑफिस में नहीं जाते, हम डीपी से डील करते हैं. और आजकल तो डीपी के ऑफिस भी नहीं जाना होता. उस डीपी की ऐप डाउनलोड कर लेनी होती है अपने लैपटॉप पे. उसका जो पोर्टल है वो ओपन करके वहाँ पर ओपन डीमैट अकाउंट में अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डाल के छोड़ देना होता है. उसके बाद सारा प्रोसेस ऑनलाइन है. ना तो आपके डीपी के ऑफिस जाना, ना डीपी को आपके घर आना है. बस आपको ये मालूम है कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसको आप लिंक करेंगे अपने ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट से. एंड देन डीपी कौन कौन लोग हो सकते हैं, कौन कौन लोग डीपी बन सकते हैं. तो रेगुलेशन 35 कहता है डीपी शैल बी आइदर अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो पीएफआई स्पॉन्सर भी बन सकता है, पीएफआई डीपी भी बन सकता है. एंड देन बैंक्स कैन बिकम स्पॉन्सर्स ऑल्सो, बैंक्स कैन बिकम डीपीज ऑल्सो. देन फॉरेन बैंक्स operating in India with the permission of RBI can also become DP. So Standard Chartered Bank or any other bank you can name. HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. HSBC Bank operating in India with the permission of RBI can become DP. लेकिन हाँ, DP बनने के लिए वो NSDL CDSL के पास एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, DPID नंबर लेना पड़ेगा. स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हर स्टेट में अलग अलग होती है. लाइक आई से यूपी में यूपी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, दिल्ली में दिल्ली स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड सो ऑन. तो जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती हैं दे कैन ऑल्सो, हर स्टेट में होती है. महाराष्ट्र में MH स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सो ऑन. एंड हरियाणा में HSFC, दैट इज हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. तो हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है, वो भी डीपी का काम करना चाहे कर सकती है. एनी अदर एंटिटी प्रमोटेड बाय द अबव 4 कैटेगरीज. तो पॉइंट नंबर 5 में क्या आ गया, कह रहे हैं जी ये जो आपने पहले 4 डिस्कस की, पीएफआई बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड एसएफसी, ये किसी को प्रमोट करके भी डीपी बना सकते हैं. एनी अदर एंटिटी प्रमोटेड बाय अबव 4 कैटेगरीज. एंड देन नंबर 6 वी आर सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोकर्स कैन ऑल्सो एक्ट एज डीपी. हालांकि हमारी बात पहले हो चुकी, इंडिया में ब्रोकर तो 4000 से भी ज़्यादा है, डीपी तो लेस देन 1000 है. तो सारे ब्रोकर डीपी नहीं बनते हैं और सारे डीपी भी ब्रोकर नहीं होते हैं. हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे पहले भी, हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सम एग्जांपल्स वी हैड टेकन. खैर एनी हाउस स्ट्रक्चर कुछ कुछ समझ में आ गया है. बाकी ये चीज़ें अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ. यहाँ पर डिटेल बाद में बताऊंगा चैप्टर में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाद में आएगा. सो दैट वाज फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन वाइज. अब पेज नंबर 2 पे आ जाइए. पेज नंबर 2 में भी मैं कहूँगा पेज नंबर 1.2 जो ऊपर टॉप हाफ अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये एग्जाम में नहीं पूछते, ये पास्ट एग्जाम में भी कभी नहीं आया, नेवर. ये सिर्फ नॉलेज के लिए है. हाँ, इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसमें मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, वो एग्जाम में 3 बार आ चुका है, वो दिख ही रहा है. साथ में लिखा भी मैंने, जून 2006, जून 2010, जून 2012 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 3 बार, सेम टॉपिक. तो वहाँ थोड़ा सा मैं स्लो चलूँगा. बट ऊपर फटाफट देख लेते हैं एक बार. ओनली फॉर नॉलेज, नॉट फॉर एग्जाम. फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डिपॉजिटरी, एक डिपॉजिटरी एस्टैब्लिश करना है, एक डिपॉजिटरी एस्टैब्लिश, जस्ट अ सेक.
हाँ जी। अगर एक डिपॉजिटरी इस्टेब्लिश करना है तो हु वेल तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ डिपॉजिटरी फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू डिपॉजिटरी। मतलब जब एनएसडीएल इस्टेब्लिश हुआ था तो ऐसे हुआ था, जब सीडीएसएल इस्टेब्लिश हुआ था तो ऐसे हुआ था, और ये सेबी डिपॉजिटरी एंड डीपी रेगुलेशन 2018 में लिखा हुआ है। फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डिपॉजिटरी स्पॉन्सर्स, एनएसडीएल के स्पॉन्सर्स कौन, यूटीआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यू रिमेंबर दैट, आईडीबीआई। तो वो तीनों स्पॉन्सर्स ने मिलकर एप्लीकेशन फाइल की होगी सेबी के पास, form number A of depository and DP regulations 2018. So sponsor shall file application in the form number A to SEBI, and SEBI will give the certificate of registration in the form number B. तो एप्लीकेशन फाइल की फॉर्म ए में और सेबी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया एनएसडीएल के लिए फॉर्म नंबर बी में। और ऐसे ही सीडीएसएल के लिए भी हुआ होगा, सीडीएसएल के लिए आईसीआईसीआई बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर एप्लीकेशन फाइल की होगी फॉर्म ए में, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला होगा फॉर्म बी में। और उसके बाद कह रहे हैं उसके बाद स्पॉन्सर शेल फाइल सेकंड एप्लीकेशन, स्पॉन्सर शेल फाइल द सेकंड एप्लीकेशन। तो ऊपर फर्स्ट एप्लीकेशन और नीचे सेकंड एप्लीकेशन टू सेबी। अब ये सेकंड एप्लीकेशन टू सेबी गोज इन द फॉर्म सी, फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म ए, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म सी। obtaining the certificate of commencement of business and SEBI grants the same in the form D। तो दो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, दो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ले रहे हैं। और कह रहे हैं फॉर्म बी और फॉर्म डी में जो आपको सर्टिफिकेट मिले हैं ये परपेचुअल परमिशन है, मतलब परमानेंट, परमानेंट है। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद लैप्स हो जाएगा, आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिल रहा है आपको, बात समझ में आ रही है। देन एंड दे डोंट रिक्वायर एनी रिन्यूअल, डू नॉट रिक्वायर एनी रिन्यूअल, वंस फॉर ऑल, ग्रांटेड फॉर लाइफ टाइम। अब एक चीज सुनो जरा ध्यान से, एनएसडीएल इज ए कंपनी, सीडीएसएल इज कंपनी, तो क्या कंपनी लॉ में भी उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया होगा? आंसर इज यस, पहले तो वही लिया होगा सबसे पहले, वो लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये तो क्लियर है कि एनएसडीएल सीडीएसएल ने सबसे पहले तो कंपनी लॉ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया होगा, उसके बाद सेबी से ये फॉर्म बी मिलेगा, फॉर्म डी मिलेगा, ये तो बात की बातें हैं। पहले तो कंपनी लॉ में कंपनी बनाओगे ना आप, इनकॉर्पोरेट करोगे, कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी, उसके बाद फिर आप उस कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लोगे। ये तो फ्यूचर की बातें हो गई, एनएसडीएल सीडीएसएल इनकॉर्पोरेट होने के बाद। क्लियर है? सो एज आई एम सेइंग कि एग्जाम में कभी नहीं पूछा लेकिन पता होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं जो इंडिया में ये इतने सारे डीपीज हैं, वी से 286 और 652 और व्हाटएवर, तो वो जो डीपीज हैं उन वो एक्टिविटी शुरू करने से पहले जो भी डीपीज हैं उनको सेबी के पास एप्लीकेशन फाइल करनी होती है इन द फॉर्म ई टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद सेबी, एंड सेबी ग्रांट्स द सेम इन द फॉर्म एफ, उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देते हैं। फॉर्म एफ की वैलिडिटी क्या होती है? 5 साल होती है। फॉर्म एफ की वैलिडिटी 5 साल होती है। और फॉर्म एफ के अंदर एक डीपीआईडी नंबर होता है, हालांकि इसको लेकर ना काफ़ी कन्फ्यूजन है कि भाई ये जो डीपीआईडी नंबर है, कुछ वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि सेबी इशू करता है, चित्तौड़गढ़.com एक वेबसाइट मैंने देखी, उसमें लिखा सेबी इशू करता है। कुछ वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है एनएसडीएल इशू करता है। एनएसडीएल तो इशू करता है, सीडीएसएल भी इशू करता है, अपने अपने डीपीएस को इशू करते हैं एनएसडीएल सीडीएसएल। और कुछ वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है सेबी इशू करता है, लेकिन एनएसडीएल की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, सीडीएसएल की वेबसाइट पे भी लिखा है कि वो इशू करते हैं। आप एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बस इतना याद रखोगे कि जितने भी ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है इनके पास डीपीआईडी नंबर होता है। अब आपको एक एचडीएफसी सिक्योरिटी का एग्जांपल लेकर दिखाना चाहता हूँ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड, सबसे पहले इनके पास नंबर देखो कितने सारे सबसे पहला सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है INZ, लेकिन ये नंबर है एज ब्रोकर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर, और वेल आई से MSC दैट इज मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर। मतलब 3 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, और ये तीनों जगह ब्रोकर है। सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है और NSE BSE MSC तीनों के लिए लिया हुआ है। और MCX मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, एक अलग से कॉमोडिटी एक्सचेंज का भी इन्होंने ब्रोकरशिप लिया हुआ है। तो चार तो इनके पास 4 जगह एज ब्रोकर काम करने की परमिशन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज एंड MCX मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज। और पहले 3 केसेस में इक्विटी में एज ब्रोकर काम करने की परमिशन है, लास्ट वाले केस में कॉमोडिटी एक्सचेंज गोल्ड सिल्वर जहां होता है उसमें भी एज ब्रोकर काम करने की परमिशन है। तो ये एक चीज़ हो गई, इसी के साथ जुड़ा हुआ ये भी है। फिर NSE में इन्होंने एज ब्रोकर, NSE ट्रेडिंग मेंबर लिया हुआ है, वो भी एज ब्रोकर ही लिया हुआ है, एज ब्रोकर।
फिर बीएससी क्लियरिंग मेंबर का मतलब भी वही है, एज ब्रोकर लिया हुआ है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में भी एज ब्रोकर इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है। मतलब तीनों, पहले सेबी से एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिया टू एक्ट एज ब्रोकर ऑफ 3 स्टॉक एक्सचेंजेस एंड 1 कॉमोडिटी एक्सचेंज, फिर तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस में जाकर अप्लाई किया और तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस से ब्रोकर नंबर लिया हुआ है। ये तो सिर्फ एज ब्रोकर बात हो रही है। और फिर एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज में भी कोड लिया हुआ है एज ब्रोकर। तो ये जो 5 नंबर हैं ऊपर वाले, ये तो एज ब्रोकर काम करने के लिए लिए हुए हैं। इसका अभी डीपी से कोई मतलब नहीं है, अभी डीपी से लेना देना नहीं है, एज ब्रोकर काम करने के लिए लिए हुए हैं ये जो 5 नंबर नजर आ रहे हैं आपको। एंड ये भी ऊपर वाला भी और ये भी, हाँ, दिस इज ऑल एक्टिंग एज ब्रोकर। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब 3 नंबर ये दिख रहे हैं मुझे, जहाँ डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टाइप लिया हुआ है। तो एक सीडीएसएल से लिया हुआ है, एक एनएसडीएल से लिया हुआ है। नीचे नीचे जो सबसे बॉटम पे 2 दिख रहे हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल से लिया हुआ है। और एक ये आईएन और लिया हुआ नंबर। अब इस नंबर को लेकर कोई वेबसाइट कह रही है सेबी ने इशू किया है इनको, कोई वेबसाइट कह रही है कि नहीं नहीं सेबी ने इशू नहीं किया, एनएसडीएल सीडीएसएल ने मिलकर जॉइंटली एक इशू किया है। इंटरलिंकिंग उनका मतलब एनएसडीएल सीडीएसएल का आपस में इंटरलिंकिंग है, तो वो जो उनका इंटरलिंकिंग प्लेटफॉर्म है उससे ये नंबर मिला हुआ है। मतलब मिला हुआ है यार, अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है कि डीपीआईडी नंबर कहाँ से मिलता है, लेकिन इनको मिला हुआ है। सो अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि मतलब एचडीएफसी सिक्योरिटीज सीडीएसएल का भी डीपी है, एनएसडीएल का भी डीपी है, अलग अलग डीपी नंबर भी लिए हुए हैं। इनकी जो इंटरलिंकेज हो रही है कि मतलब ऑब्वियसली सेलर का डीमैट अकाउंट सीडीएसएल में है, बायर का डीमैट अकाउंट एनएसडीएल में है, तो वो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो भी इंटरलिंकेज है। तो और वेल 1999 में इंटरलिंकेज शुरू हुई थी, 26 मई 1999 इंटरलिंकेज ऑफ एनएसडीएल सीडीएसएल स्टार्ट किया था। तो उसके बाद से भी ये नंबर्स इस तरीके से इशू किए जा रहे हैं। वंस अगेन आल से अपने को टेंशन नहीं है, ये सब कुछ एग्जाम में नहीं पूछेंगे। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूशन का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है, इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस लिया हुआ है आईआरडीए, रिसर्च एनालिस्ट इन द स्टॉक मार्केट का लाइसेंस लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी लाइसेंस लिया हुआ है। तो बड़े बहुत सारे लाइसेंस लिए हुए हैं यार। एंटिटी एक है, कंपनी एक है, और ये आरओसी से सबसे नीचे, ये तो कंपनी लॉ वाला हो गया, आरओसी से कंपनी का सीआईएन नंबर, ये तो सबसे पहले लिया होगा ना, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले तो यही लिया होगा। गेटिंग दैट? तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर 5 नंबर लिए हुए हैं एज ब्रोकर, उसके नीचे 3 नंबर लिए हुए हैं एज डीपी, और फिर उसके बाद ये एड ऑन्स दिख रहे हैं आपको कि दूसरे बिजनेस करने के लिए और भी बहुत सारे। म्यूचुअल फंड रेगुलेशन अलग है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन अलग है, हर रेगुलेशन में सेपरेट एप्लीकेशन जाती है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो भी है वो सेपरेट सेपरेट नंबर, एज रिसर्च एनालिस्ट वो सारे सेपरेट नंबर्स लेने होते हैं। इतने सारे नंबर, हाँ जी इतने सारे नंबर लेने होते हैं। मतलब आप ऐसे सोच लो ना कि घर में जो पापा हैं, आपके लिए वो पापा हैं, आपकी मम्मी के लिए वो पापा नहीं है, वो आपकी मम्मी के लिए वो हस्बैंड है, अब किसी के लिए वो चाचा हैं, किसी के लिए वो ताया हैं, किसी के लिए वो मामा हैं। पापा तो एक हैं लेकिन उनको रिकॉग्निशन बहुत सारे मिले हुए हैं। गेटिंग दैट? तो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज लिमिटेड एक है लेकिन उसको रिकॉग्निशन बहुत सारे मिले हुए हैं। एग्जाम्पल नॉनसेंस था बट बात समझ में आ गई आपको, यू गॉट दैट फाइनली आई से। सो गेटिंग स्टार्टेड ओवर हेयर। तो ये तो हो गया हमारा कि भाई इनको फॉर्म एफ मिलता है, फॉर्म एफ इज़ वैलिड फॉर 5 years, जिसको बाद में रिन्यू करवाना होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, धीरे धीरे आराम आराम से बात करेंगे। और इसमें जो अब डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, इसमें जो हम सीखने जा रहे हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऊपर, शॉर्ट नोट आ गया 5 नंबर का, तो ये सब कुछ लिखना है आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में। लेकिन इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी आएंगी जिनको आज शायद मैं इस सेशन में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो अगले सेशन में पक्का एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ चीज़ें आज एक्सप्लेन करूंगा इस सेशन में और कुछ चीज़ें अगले सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। सो SEBI रेगुलेशन प्रोवाइड्स वेरियस कैटेगरीज। Now, SEBI regulation, when I say it provides various categories of market participants who are eligible to become depository participants. Once again, I repeat that this is
5 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है 3 बार, फिर रिपीट हो सकता है. So SEBI regulations provide various categories of the market participants who are eligible to become depository participants, and these categories ऐसे लोगों को अलाउ किया है सेबी ने डीपी का काम करने के लिए. डीपी मतलब डिपॉजिटरी डीपी रेगुलेशन में जिनको अलाउ किया है, जिनका पहले से वेल एस्टैब्लिश्ड कस्टमर इंटरफेस नेटवर्क हो, एंड देयरफॉर दे आर आइडियल चॉइस, परफेक्ट चॉइस, आइडियल चॉइस, परफेक्ट टू बिकम द एजेंट्स ऑफ डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी एजेंट्स बनने के लिए दे आर परफेक्ट चॉइस. अब ये लोग कौन है, ये कैटेगरीज कौन है? दीज कैटेगरीज आर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, LIC, UTI, etc. etc. नंबर 2, शेड्यूल्ड बैंक्स, जिनका नाम RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में है. शेड्यूल्ड बैंक किसको बोलते हैं? वो बैंक जिसका नाम कहाँ दिया गया है? शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट 1934 में दिया गया. लंबी सी लिस्ट है, तो शेड्यूल्ड बैंक्स. नेक्स्ट वन, RBI अप्रूव्ड फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया. जैसे मैंने नाम लिया पहले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक. HSBC की फुल फॉर्म हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन. So that is HSBC. RBI approved foreign banks operating in India. Number 3. Number 4, State Financial Corporation, Andhra Pradesh State Financial Corporation, या Tamil Nadu State Financial Corporation, and so on. Then certified custodians of securities. अब ये एक नई चीज़ है आपके लिए. कस्टोडियंस क्या चीज़ हैं, आगे हम ADR GDR के टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में समझेंगे. म्यूचुअल फंड में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था वैसे कस्टोडियन थोड़ा सा. और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो खरीदती है ना, इंट्रोडक्शन में बात की थी ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है, यूनिट्स इशू करती है, फिर उस पैसे से गोल्ड भी खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट, शेयर्स, डिबेंचर्स खरीद सकते हैं. तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी खरीदती है वो कस्टोडियन की कस्टडी में रखना मैंडेटरी होता है. आपको एक झलक दिखा देता हूँ, यहाँ पर कस्टोडियन वर्ड आया है. तो सेबी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. तो अब आपके सामने जो वेबसाइट है सेबी की वेबसाइट है, और इस सेबी की वेबसाइट के ऊपर ये सारे स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज दिए हुए हैं. ये आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का नंबर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, 652 एंड 286. अब कस्टोडियन ढूंढना पड़ेगा थोड़ा हमें, यहाँ पर कहीं कस्टोडियन, ये आ गया, रजिस्टर्ड कस्टोडियंस. रजिस्टर्ड कस्टोडियंस आपको दिख ही रहा होगा अब यहाँ स्क्रीन पे. तो इंडिया में कितने हैं? 17 है. देयर आर 17 रजिस्टर्ड कस्टोडियंस इन इंडिया. इफ आई क्लिक ऑन दिस तो ये खुल के आ जाता है सामने. और एक बार फटाफट नाम देख लेते हैं. एक्सिस बैंक लिमिटेड, BNP परिबास, सिटी बैंक, DBS बैंक, ड्यूश बैंक, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, IL&FS, JP मॉर्गन, कोटक महिंद्रा बैंक, नुवामा कस्टोडियल सर्विसेज लिमिटेड, ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉरपोरेशन गुड़गांव में है. Then I'll say SBI SG Global Securities, Standard Chartered Bank, Stock Holding Corporation of India Limited, the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC Bank, Yes Bank. Yes Bank में वैसे खुद ही बहुत फ्रॉड हुए थे. खैर नाउ वी आर प्रिज्यूमिंग कि अब सब सही हो गया होगा. तो दिस इज द लिस्ट ऑफ 17 कस्टोडियंस इन इंडिया. बस 17 ही है. और क्या काम है? केयर टेकर का काम है. कस्टोडियन फीस लेता है, कस्टोडियन एनुअल कस्टोडियन चार्जेस लेता है. तो अपनी कस्टडी में चीज़ें रखने का काम है इसका. तो कस्टोडियन कैन, अगर कस्टोडियन डीपी बनना चाहता है, ये सब लोग, इन सब लोगों के लिए बोलूँगा, अगर ये सब लोग डीपी बनना चाहते हैं, इनमें से कोई भी, बैंक हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ब्रोकर हो, कस्टोडियन हो, इनमें से कोई भी जो भी डीपी बनना चाहता है, उसको फॉर्म F, कौन सा फॉर्म था? फॉर्म E. फॉर्म E में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी. जो डीपी बनना चाहता है उसको फॉर्म E में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी थ्रू NSDL CDSL. जो भी डीपी बनना चाहता है उसको NSDL CDSL की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं जाती है सेबी को, इट इज़ थ्रू द पोर्टल ऑफ NSDL CDSL. तो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, फॉर्म F ऑब्टेन करना पड़ेगा, तो फिर वो डीपी का काम कर पाएगा. आई होप गेटिंग दैट. ऐसा नहीं कि एवरी PFI, एवरी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट एक्टिंग एज डीपी, ऐसा नहीं है. या एवरी फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया और SFC विल स्टार्ट एक्टिंग एज डीपी, ऐसा नहीं है. और इसमें एक चीज़ जो यहाँ लिखी नहीं है, हम ऐड कर लेते हैं, जो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ब्रोकर्स. अच्छा आगे है ही, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस भी डीपी का काम कर सकते हैं. रजिस्टर्ड ब्रोकर कैन एक्ट एज डीपी.
वही बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो डीपी का काम कर रहे हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अगर डीपी का काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, इन दो नाम अभी लिखने के लिए लिख रहा हूँ, आगे डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर बाद, इसी सेशन में बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स तो दो फेमस नाम इंडिया में, के फिनटेक और लिंक इन टाइम। ये भी अगर डीपी बिजनेस करना चाहें तो डीपी बिजनेस करना कर सकते हैं, लेकिन फिर से बोलूंगा, इनमें से जो भी करना चाहता है, सबको सबको सबके लिए मैंडेटरी क्या है, वो डीपी वाला रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी डीपी वाला बिजनेस करेंगे। इनमें से जो भी डीपी वाला काम करना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया में सारे स्टॉक स्टॉक ब्रोकर डीपी वाला काम कर रहे हैं। जो स्टॉक ब्रोकर डीपी वाला काम करना चाहता है वो स्टॉक ब्रोकर एप्लीकेशन फाइल करेगा टू द वेल थ्रू थ्रू एनएसडीएल सीडीएसएल, और फिर वो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करेगा, डीपी वाला काम करेगा। सो सर, तो फिर क्या हर ब्रोकर के मतलब ब्रोकर के पास डबल डबल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का एग्जांपल देख ही लिया, बेस्ट एग्जांपल। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ पहले से ब्रोकर था, रजिस्टर्ड ब्रोकर, और डीपी बाद में बना। तो इन्होंने पहले वो ब्रोकर वाला रजिस्ट्रेशन लिया सेबी से, फिर बाद में डीपी वाला रजिस्ट्रेशन लिया। क्लियर है ना? सो देन गोइंग ऑन फर्दर इनटू दिस, और ऐसे ही अगर मैं एंजल का भी देखता हूँ, एंजल सिक्योरिटीज हम पहले बात कर रहे थे ना, ये एंजल वन की वेबसाइट है। एंजल वन की वेबसाइट पे देखता हूँ तो यहाँ पर भी नज़र आता है ऑन द बॉटम होम पेज कि एंजल वन ने भी पहले सेबी रजिस्ट्रेशन लिया, सीआईएन नंबर लिया कंपनी लॉ में, फिर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया एज ब्रोकर, बीएससी, एनएससी, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स कॉमोडिटी एक्सचेंज, इन सब की ब्रोकरशिप ली, एनसीडीएक्स कॉमोडिटी एक्सचेंज, इन सब की ब्रोकरशिप ली, और फिर सीडीएसएल से डीपी नंबर बाद में लिया लेटर ऑन। फिर बाद में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, रिसर्च एनालिस्ट सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, एंड सो ऑन, दैट इज देयर। अब आपको जिसका डीपी बनना है उसके पास एप्लीकेशन फाइल करो, एनएसडीएल का बनना है तो एनएसडीएल के पास एप्लीकेशन फाइल करो, सीडीएसएल का डीपी बनना है तो सीडीएसएल के पास एप्लीकेशन फाइल करो, दोनों का बनना है एचडीएफसी सिक्योरिटी की तरह तो दोनों के पास एप्लीकेशन फाइल करो, और दोनों का फिर डीपी नंबर ऑब्टेन करो, दैट इज देयर। देन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की बात हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड है। इफ आई ओपन दैट वेबसाइट, एनएससी क्लियरिंग, अभी आप सिर्फ देखने के लिए देख लो, दर्शन कर लो, डिटेल्स आएंगी आगे, बहुत डिटेल में आएगा। Now, NSE Clearing Limited is 100% wholly owned subsidiary of नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नहीं है, एनएससी क्लियरिंग की वेबसाइट है। अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर पहली पहली लाइन में ऊपर ऊपर लिखा ही है, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड का पुराना नाम था नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन, एंड इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1995। और इसका काम क्या होता है वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। डीपी के अलावा जो मेन काम होता है, अदर देन डीपी जो मेन काम है, दैट इज सेलर के डीमैट अकाउंट से बायर के डीमैट अकाउंट तक सिक्योरिटीज़ को पहुंचाना, उसका प्रोसेस वो इनके कंट्रोल में है, तो वो इनका मेन काम होता है। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो आईसीसीएल के नाम से होता था पहले, अभी नाम चेंज ना हो गया उनका भी, आईसीसीएल ये आ गया, अच्छा नाम यही है, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड होते हैं सेलर के डीमैट अकाउंट से बायर के डीमैट अकाउंट तक शेयर्स पहुंचने का जो प्रोसेस है वो इनकी क्लियरिंग के थ्रू जाता है। दैट इज इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईसीसीएल, एंड दिस इज द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑपरेटिंग इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी का अपना अलग है, बीएससी का अलग है, और ये नीचे बता रहे हैं कि हमारा मेन काम है फंड्स पे इन, फंड्स पे आउट,
सिक्योरिटी पे इन, सिक्योरिटी पे आउट, दैट इज अवर मेन जॉब। 9 फेब को जो ट्रेड हुआ था उसकी सेटलमेंट हम 12 फरवरी को करवा रहे हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका कारण है, 9 फरवरी को ट्रेड हुआ था फ्राइडे, और उसकी सेटलमेंट हो रही है मंडे को 12 फरवरी। डेट्स देख लो यहाँ लिखी हुई हैं भाई। जो ट्रेड 9 फरवरी को हुआ था, जो सेल परचेज 9 फरवरी को हुई थी, सेलर के डीमैट अकाउंट से शेयर डेबिट हो गए थे 9 फरवरी को, लेकिन बायर के डीमैट अकाउंट में 12 फरवरी को क्रेडिट हो जाएंगे, 12 फेब को क्रेडिट हो जाएंगे। T+1 सेटलमेंट बोलते हैं इसको, T+1, टी द ट्रेडिंग डेट एंड 1 डे फॉर सेटलमेंट, बायर के डीमैट अकाउंट तक पहुंचने के लिए। फंड्स पे इन पे आउट बताऊंगा, आगे समझाऊंगा आपको, ये सब कुछ आने वाला है, तो वेट फॉर दैट, वेट वेट वेट। तो ये चीज़ें आज इस सेशन में नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी इसी चैप्टर में, आएंगी इसी चैप्टर में समझाऊंगा, डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स के साथ, और वो डायग्राम्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। कुछ डायग्राम्स आपकी बुक में दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो बनाने नहीं पड़ेंगे, और कुछ डायग्राम्स जो नहीं दिए हुए हैं वो बनाने पड़ेंगे, तो विल लुक इनटू दैट। देन आई विल से, तो फिलहाल बात हो रही थी कि ये जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है इंडिया में, ये दो ही हैं यार, एक एनएससी में, एक बीएससी में। ये भी डीपी बनना चाहें तो बन सकती हैं, अलाउड है। उसके अलावा ब्रोकर्स बन सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का एग्जांपल हमने ले ही लिया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, और भी हैं बहुत सारे, बनना चाहें तो ये भी बन सकते हैं। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का मैंने एग्जांपल दिया आपको। प्रोराटा अलॉटमेंट का काम यही लोग संभालते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट का काम संभालते हैं, और उसके बाद अलॉटीज़ के डीमैट अकाउंट तक पहुंचवाने के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं अभी डायग्रामेटिकली बात करूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या क्या करता है, रोल क्या है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट्स एज एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। हम लोग डायरेक्टली एनएसडीएल से, सीडीएसएल से डील नहीं करते, हम लोग इन्वेस्टर्स डीपी से डील करते हैं, वो इज एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। एंड इट्स रोल्स एंड फंक्शंस इंक्लूड ओपनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द डीमैट अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, पहला आपको पता है ऑलरेडी। नंबर 2, प्रोसेसिंग द डीमेटलाइजेशन रीमेटलाइजेशन, ये आज वाले सेशन में नहीं आएगा, ये नेक्स्ट सेशन में आएगा, नॉट इन दिस सेशन, और पूरा डायग्रामेटिकली करेंगे। डीमेटलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, रीमेटलाइजेशन का क्या है, और उसमें हम बात करेंगे डीमेटलाइजेशन का मतलब कन्वर्टिंग द फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू द डीमैट फॉर्म, और रीमेटलाइजेशन में उसका उल्टा है, कन्वर्टिंग द डीमैट सिक्योरिटीज इनटू द मटेरियल फॉर्म, इनटू द फिजिकल फॉर्म। तो डीमेटलाइजेशन फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और रीमेटलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म, मटेरियल फॉर्म। उल्टा है, दोनों अपोजिट हैं, दोनों के डायग्राम हैं, दोनों चीज़ें रेगुलेशन में अलाउड हैं। विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट सेशन। देन और क्या काम है इनका, डेबिट क्रेडिट इन द डीमैट अकाउंट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। बायर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो गया, आ गया, बायर के डीमैट अकाउंट में एंटर हो गया, क्रेडिट हो गया। सेलर के डीमैट अकाउंट से डेबिट हो गए, मैंने रिलायंस के 1000 शेयर्स आपको बेचे, मेरे डीमैट अकाउंट में डेबिट हो गए, आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो गए। ये काम कौन संभाल रहा है, डीपी। देन to make the debit credit in the demat accounts of the investors is clients as per the instructions given by the account holder, simple है। then I'll say providing the statement of the accounts to the investors को मेरे पास भी आती है, मंथली स्टेटमेंट आती है, हर महीने आती है, ईमेल आता है, एंजल वन से भी आता है, HDFC सिक्योरिटीज से भी आता है, मोतीलाल ओसवाल से भी आता है, और मेरी वाइफ का अकाउंट कोटेक सिक्योरिटीज़ में है तो कोटेक सिक्योरिटीज से भी आता है। तो हर महीने वो मेल्स पे उसमें पूरा वो लिखा होता है कि आपके पास एक टेबल बनी होती है, सो एंड सो कंपनी नेम, क्वांटिटी आप कितनी होल्ड कर रहे हैं, वो सब लिखा होता है उसके अंदर। सो प्रोवाइडिंग द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू द इन्वेस्टर्स एंड फैसिलिटेटिंग द प्लेज। अगर मैं शेयर्स गिरवी रखना चाहूँ तो गिरवी रख सकता हूँ, डीमैट फॉर्म में भी। और मैंने बैंक लोन लिया है, मान लो 5 लाख रुपए का बैंक लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और मेरे पास 10 लाख रुपए के सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं रिलायंस की, 10 लाख के शेयर्स पड़े हैं, और बैंक ने मुझे बोला कि वो 10 लाख के शेयर्स गिरवी रख दूं बैंक के पास 6 महीने के लिए, जब तक लोन रीपे नहीं कर देता। तो तो मेरे डीमैट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, बैंक के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मैंने गिरवी रख दी है बैंक के पास, और उनके अकाउंट में जाकर वहाँ फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब वो बेच नहीं सकेगा, वो जो बैंक है जहाँ पर मैंने गिरवी रखा है
तो लेंडिंग बैंक को मैंने दे दिया मेरे डीमैट अकाउंट से, वेल लेंडिंग बैंक के डीमैट अकाउंट में चले गए, लेकिन लेंडिंग बैंक उसको सेल नहीं कर पाएगा. So, well, then talking about that, providing the statement of accounts to the investors and pledging, facilitating the pledge of the or the hypothecation of the securities. वही hypothecation का मतलब भी गिरवी रखना, और pledge का मतलब भी गिरवी रखना. और pledge में क्या होता है, शेयर्स बोरोवर के डीमैट अकाउंट से लेंडर के डीमैट अकाउंट में टेम्परेरली चले जाते हैं और वहां जाकर फ्रीज हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं. और जब बोरोवर लोन रीपे कर देता है तो वो शेयर्स वहां से फ्री होके वापस बोरोवर के डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं. हाइपोथिकेशन के केस में बोरोवर जब अपना मतलब कोई बैंक लोन लेता है या लोन लेता है और अपने शेयर्स के ऊपर हाइपोथिकेशन क्रिएट करता है, तो बोरोवर के शेयर्स जो बोरोवर के डीमैट अकाउंट में है उसी के अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं जब तक वो लोन रीपे नहीं करता, लेकिन शेयर्स ट्रांसफर होकर लेंडर के डीमैट अकाउंट में नहीं जाते. प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है लेंडर क्या चाहेगा कि जब उसने लोन दिया है, लेंडिंग बैंक क्या चाहेगा कि जो शेयर्स गिरवी रखे जा रहे हैं वो लेंडर बैंक के डीमैट अकाउंट में आए या नहीं, बोरोवर के डीमैट अकाउंट में ही फ्रीज हो जाए? तो आंसर इज प्रैक्टिकली लेंडर तो चाहेगा कि शेयर्स बोरोवर के डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर होकर लेंडर के डीमैट अकाउंट में आ जाएं और लेंडर के डीमैट अकाउंट में आकर ब्लॉक हो जाएं, फ्रीज हो जाएं, ताकि एक दिल को तसल्ली रहती है कि हमारे डीमैट अकाउंट में आ गए हैं और फ्रीज हो गए हैं और हम वापस तभी करेंगे जब हमारा लोन 100% रीपे हो जाएगा विद इंटरेस्ट. तो लेंडिंग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमेशा प्लेज चाहेंगे, हाइपोथिकेशन नहीं चाहेंगे. Then going on further, we say so facilitating the pledge or the hypothecation of the securities held in the demat form. Then transmission request or the nomination. अब ये तो डेथ के केस में होता है. अब in case of death of demat account holders, तो डीमैट अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई और उसने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो उसमें नॉमिनी का नाम बताया था, तो वेल ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो उसके शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज उसके डीमैट अकाउंट से डेबिट होकर नॉमिनी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. सिंपल है, दैट्स इट. ट्रांसमिशन का मतलब जो डेथ पे होता है, ट्रांसफर बिटवीन द लिविंग पर्सन्स. कहीं ट्रांसफर वर्ड आया था ऊपर तो वो दैट इज बिटवीन द लिविंग पर्सन्स, और ट्रांसमिशन का मतलब after death of the demat account holder. Then the DP is acting as customer interface of depository. Customer interface वही, depository directly deal नहीं करता public से. DP acts with deals with the public and DP is acting as customer interface जो one to one customer से deal करता है on the behalf of depository. Then और क्या functions है? Functions like securities bank, पता ही है एक बैंक की तरह काम करता है जिसमें कैश नहीं रखा जाता, जिसमें सिक्योरिटीज रखी जाती हैं. देन फंक्शंस लाइक अ सिक्योरिटी बैंक. देन नेक्स्ट वन, इंस्टेंट ट्रांसफर और द पे आउट. सेलर के डीमैट अकाउंट से पे आउट, सेलर के डीमैट अकाउंट से पे आउट होकर वेल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जाता है. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फिर आगे बायर के डीमैट अकाउंट में वेल उसको क्रेडिट कर देती है, उसको पे इन कहते हैं. बायर के डीमैट अकाउंट में जब आता है तो बायर उसको पे इन बोलता है, सेलर के डीमैट अकाउंट से जाता है तो सेलर उसको पे आउट बोलता है. लेकिन यहाँ टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा सा आगे मैं और ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, मज़ा आएगा आपको. इंस्टेंट ट्रांसफ़र और इंस्टेंट पे आउट. देन इनेबल्स ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स. ऑफ मार्केट का मतलब घर बैठ के कर लिया. मान लो घर में 2 फैमिली मेंबर्स हैं और एक फैमिली मेंबर रिलायंस के 100 शेयर बेच रहा है, दूसरा फैमिली मेंबर कहता है मैं ही खरीद लेता हूँ और स्टॉक मार्केट में मत बेचो, और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो सामने दिखाई दे रहा है ऑन द NSE BSE वेबसाइट, या फिर गूगल पे ही सर्च कर लो सो कंपनी के शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस सामने वो स्क्रीन पे आपको वो हिलता हुआ नजर आ जाएगा. 20-25 पैसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फ्लक्चुएशन सामने दिख जाएगा. NSE BSE के पोर्टल पे दिख जाएगा, नहीं तो CNBC, आवाज़ और इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, कहीं पर भी दिख रहा है सामने. रिलायंस का शेयर मान लो चल रहा है 3,200 रुपये पर शेयर, 3,200 रुपीज़ पर शेयर. तो घर ही बैठे हैं, 100 शेयर की डील करनी है, 3,20,000 की डील हो रही है. वो एक फैमिली मेंबर बेच रहा है, दूसरा फैमिली मेंबर खरीद रहा है, और खरीदने वाला चेक दे रहा है, चेक साइन करके 3,20,000 का, और बेचने वाला जो है वो 100 शेयर, रिलायंस के 100 शेयर अपने आगे दिखाऊंगा आपको, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप के ऊपर लिखकर साइन करके दे रहा है बायर को. और बायर जो है, जो बाइंग फैमिली मेंबर है, वो अपने DP के पास जाकर DP के ब्रांच में वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ड्रॉप बॉक्स में डाल रहा है, तो उसके यहाँ शेयर्स आ जाते हैं. ये आज वाले सेशन में नहीं दिखाऊंगा, डायग्रामेटिकली आपको नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में पूरा दिखाऊंगा डायग्रामेटिकली. तो इनेबल्स, और उसको बोलते हैं ऑफ मार्केट. ऑफ मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है,
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व नहीं है, ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है, जीरो ब्रोकरेज, नो ब्रोकर नो ब्रोकरेज। तो घर बैठकर भी सेलर बायर आमने सामने कर सकते हैं, अगर विलिंग सेलर विलिंग बायर मिल जाएं। और ज़रूरी नहीं फैमिली मेम्बर्स हों, दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो ऑफ मार्केट कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी मार्केट में मैंने इंट्रोडक्शन में जैसे समझाया था, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर पंच कर रहे हैं, तो वो मार्केट ट्रेड है। और अगर घर बैठकर डील कर रहे हैं तो ऑफ मार्केट ट्रेड है। देन डीपी ऑल्सो सेटल्स अ ट्रेड इन द इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, वही क्लियरिंग कॉरपोरेशन की हेल्प से, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड या आईसीसीएल की हेल्प से ट्रेड्स को सेटल करता है। जो मैं कह रहा हूँ आज वाले सेशन में नहीं, लेकिन आने वाले सेशंस में डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा आपको। तो अभी कुछ चीज़ें जहाँ जो छोड़ कर जा रहा हूँ, जो आपको डायग्रामेटिकली अभी नहीं दिखा रहा हूँ, डीमेटलाइजेशन रीमेटलाइजेशन, देन ये पे आउट, ऑफ मार्केट, ये सब कुछ, इन सब चीज़ों के डायग्राम्स ये तो अगले सेशन में ही आना है, सेकंड सेशन में आएगा, ये थर्ड सेशन में आ जाएगा। आ रहा है, इंतज़ार करो सर, बस सब्र नहीं हो रहा सर, करो थोड़ा सा इंतज़ार करो, आएगा सब कुछ एक के बाद एक आएगा। सो अगर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो आपको ये लिखना है। नाउ गिव मी अ थम्स अप कि हाँ सर ये जितना समझाया उतना समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू फॉर योर थम्स अप्स। ये हार्ट वाले इमोजीज क्यों आ जाते हैं बीच में, मैंने तो नहीं मांगा था। चलो एनीवेज, ज़्यादा खुशी हो गई, चीज़ें समझ में आ रही हैं। वेरी गुड। सो वी नाउ मूव ऑन फर्दर विद दिस एंड अब एक लेवल ऊपर, अब एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम ओवर हेयर। नॉ डिपॉजिटरी, जो हम पहले बात कर चुके हैं वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर। डिपॉजिटरी इज अ काइंड ऑफ बैंक, एक प्रकार का बैंक है जिसमें हम कैश नहीं रखते, जिसमें हम शेयर्स रखते हैं, जिसमें हम डिबेंचर्स रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स रखते हैं, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ वगैरह रखते हैं। So depository is a kind of bank in which the shares and the other securities are kept in the dematerialized form, or simply calling demat form, or non-physical form, or electronic form instead of cash. Cash के बजाय ये सब कुछ रखते हैं। पूरे इंडिया में there are only 2 depositories at the moment as of now। आने वाले टाइम में कुछ और हो जाए तो पता नहीं, कोई तीसरा पैदा होगा, चांस कोई लग नहीं रहा वैसे कि कभी तीसरा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। There are only 2 depositories in India, namely NSDL and CDSL। Then both depositories operate through various depository participants। वो आपने नंबर्स देख लिए 286, 652, जो प्लस माइनस होता रहेगा आने वाले टाइम में। Then depository and the depository participants have the principal agent relationship। डायग्रामेटिकली देखा हमने। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए 5 स्टेप्स हैं डायग्राम में। बॉटम लाइन सबसे नीचे, बॉटम ऑफ द स्क्रीन, यू विल बी फाइंडिंग स्टेप नंबर 5। तो ये 5 स्टेप्स हैं, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 5 स्टेप्स ओवर हियर, जस्ट अ सेक। हाँ जी, तो इस पहले तो देख लें कि इस डायग्राम में देयर आर 4 कैटेगरीज। आराम आराम से चलेंगे, स्लोली स्लोली अब समझने के लिए। वैसे मैं कंपनी लॉ के बैच में भी करवाता हूँ ये वाला पूरा डायग्राम, लेकिन आज मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ जीरो से शुरू कर रहे हैं, प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं। प्राइमरी मार्केट की बात की थी ना पहले भी, आज प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्टी इशूअर कंपनी एबीसी लिमिटेड, प्रिज्यूम कर लो। आप कोई और नाम लेना ले लो, पेटीएम का, पेटीएम तो चलो रहने दो, बहुतों को बर्बाद किया है, और कोई नाम लेना वो ले लो। वेल दैट इज देयर। देन डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एनएसडीएल सीडीएसएल को एक ही पार्टी मान रहा हूँ, डिपॉजिटरी। So first party issuer company, second party depository, third party depository participant, fourth party वो लाखों इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इशू में पैसा लगा रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पर। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोगों ने, हम लाखों इन्वेस्टर्स ने, करोड़ों इन्वेस्टर्स ने डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं। और हमने जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो उस वक्त एक एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं। वो होता है ना, स्क्रॉल करो और नीचे आई एग्री, जब तक आप आई एग्री करोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं जाओगे। वो टिक लगाओगे, ग्रीन टिक आएगा, फिर आई एग्री करोगे, फिर आगे बढ़ेगा। वही एग्रीमेंट साइन हो रहा है, जिसमें 25-30 पेज का एग्रीमेंट है, अगर उसका प्रिंट आउट निकालें तो।
और हम बिना पढ़े साइन करते हैं। मैंने भी बिना पढ़े साइन किया था, और आप भी बिना पढ़े साइन करोगे जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे। तो स्टेप नंबर 1, डीमैट अकाउंट होल्डर इज साइनिंग दैट एग्रीमेंट, एंड डीमैट अकाउंट होल्डर इज साइनिंग द एग्रीमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके साथ? डिपॉजिटरी के साथ, NSDL CDSL, मतलब आपके DP के ऊपर NSDL या CDSL जो भी है, आप एग्रीमेंट उसके साथ साइन कर रहे हो। मैंने भी एग्रीमेंट NSDL CDSL के साथ साइन किया जब डीमैट अकाउंट ओपन किया, लेकिन वो साइन जो हम कर रहे हैं एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी, वो किसके थ्रू साइन कर रहे हैं? थ्रू DP, विच इज एक्टिंग एज एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द डीमैट अकाउंट। तो जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन ओपन कर रहे हो, स्क्रॉल किया, आई एग्री पे क्लिक किया, तो हो गया एग्रीमेंट साइन आपका। और इसको हम बोलते हैं वन साइडेड एग्रीमेंट है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो NSDL CDSL ने बताई हैं, हम लोग सर झुकाकर मान रहे हैं। जहाँ पना सलाम कबूल करो, हाँ तोहफो कबूल करो। सो हमारे बीच में कोई से तो है नहीं कि उस एग्रीमेंट में कुछ एक शब्द भी इधर का उधर चेंज करवा दें, करवा ही नहीं सकते हैं। सो एनी हाउस, तो हमारा पहला काम क्या है? वो एग्रीमेंट साइन करते हैं हम लोग, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स विल वाइल साइनिंग। अच्छा, ये 43 लाख मैंने ऐसे ही लिखने के लिए लिखा है, आप चेंज करना चाहो चेंज कर दो, 25 लाख, 50 लाख, 70 लाख, जो भी आप चेंज करना चाहो कर दो। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में अब मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि जब इशूअर कंपनी का पब्लिक इशू आया, मान लो IPO आया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहला पब्लिक इशू आया, तो उस वक्त 43 लाख डीमैट अकाउंट होल्डर्स, 43 लाख डीमैट अकाउंट होल्डर्स ने एप्लीकेशन फाइल की है। डीमैट अकाउंट होल्डर्स फाइल एप्लीकेशन टू द इशूअर कंपनी। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, प्रिज्यूम, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप चेंज करना चाहो आप 30 लाख कर दो, 30 लाख कर दो, आप 50 लाख कर दो, आपका जो मन करे वो कर दो। मैंने ऐसे ही एक नंबर लिखने के लिए लिख दिया 43 लाख ऐसे ही। तो प्रिज्यूम की 43 लाख डीमैट अकाउंट होल्डर्स जो हैं, दे आर फाइलिंग द एप्लीकेशन टू इशूअर कंपनी इन द स्टेप नंबर 2। पब्लिक इशू ओपन हुआ तो इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की। इसको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर नाम दे रहा हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब अगर इश्यूअर कंपनी कह रही है हम 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल एप्लीकेशन आई है वो 2 करोड़ इक्विटी शेयर के लिए आ गई मान लो, या 4 करोड़ इक्विटी शेयर के लिए आ गई। तो इश्यूअर कंपनी ने शुरू से बोला कि हम 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स का IPO लेकर आए हैं, और यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई 4 टाइम्स, या 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। अब जिसने जितना अप्लाई किया उसको 1/4 मिलेगा, जिसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 25 शेयर मिलेंगे, जिसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 125 शेयर्स मिलेंगे, 1/4 करके मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। अभी मैं एग्जैक्ट टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, आगे प्रोराटा कैसे होता है वो ICDR का चैप्टर है, उसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कि प्रोराटा कैसे होता है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, और जो टोटल एप्लीकेशंस आई वहाँ 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। स्टेप नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। अब इश्यूअर कंपनी, ये तो एप्लीकेशंस आ गई, तो ये एरो इस तरफ जा रहा है। इश्यूअर कंपनी अलॉटमेंट दे रही है टू द डीमैट अकाउंट होल्डर्स। अब यहाँ 2-3 बातें समझने के लिए, ये जो अलॉटमेंट हो रही है इसको हम बोल रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, और रफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं। और प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पर किसी ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उसको 1 शेयर मिल रहा है, प्रो राटा अलॉटमेंट 1/4 करके मिल रहा है। अगर यहाँ पर एप्लीकेशन और ज़्यादा आई होती, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन आई होती, कंपनी कह रही है हम 1 करोड़ इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन आ गई 10 करोड़, तो सबको 1/10 करके मिल रहा होता। लेकिन उसमें ना कैटेगरी वाइज होता है, वो समझाऊंगा बाद में, QIBs, NIIs, RIIs, वो अभी नहीं, वो ICDR के चैप्टर में समझाऊंगा। अभी एक रफ आइडिया ले रहे हैं। एप्लीकेंट्स ने फाइल की, विल भर भर के ओवर सब्सक्रिप्शन करवा दिया इशू में, इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, और कंपनी ने दे दिया प्रो राटा अलॉटमेंट। कंपनी ने तो अल्टीमेटली 1 करोड़ शेयर्स इशू करने हैं, तो कंपनी ने कितना इशू किया? अल्टीमेटली तो कंपनी कितना इशू करेगी? 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स। समझ में आ रही बात? अभी मैं ग्रीन शू ऑप्शन नाम का भी एक कीड़ा है उसमें नहीं जा रहा, आएगा, बहुत कुछ और सीखोगे आप ICDR में। एक बड़ा बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब स्टेप 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 4, ध्यान से देखो। इश्यूअर कंपनी जब ये अलॉटमेंट, अच्छा ये इश्यूअर कंपनी के बिहाफ पर ये अलॉटमेंट कौन करता है ये भी आपको बता दूं, वो RTA करता है। इश्यूअर कंपनी ने इस प्रो राटा अलॉटमेंट के लिए किसको अपॉइंट कर रखा है? RTA को। तो इश्यूअर कंपनी ये काम खुद नहीं करती, और ये जो प्रो राटा अलॉटमेंट करनी है 1/10 करके, ये जो हेडेक है, जिसने 10 के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर देना एंड सो ऑन,
फ्रैक्शन हो रही है तो उसका क्या करेंगे। ये सारी हेडेक ईश्वर कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी नहीं लेता, खुशी की बात है। तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए तो ये हेडेक नहीं है। ये सारी हेडेक किसको पास ऑन कर दी गई है, आरटीए को। लेकिन आरटीए उसकी प्रोफेशनल फीस लेता है एंड इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट द आरटीए, इट इज कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट द आरटीए एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू। तो आरटीए अपॉइंट करके ये हेडेक उसको दे दी गई है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली ओवर हेयर। जब हम आरटीए की बात कर रहे हैं, मैंने नाम आपके सामने दो लिखे थे, मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये के फिनटेक की वेबसाइट है और ये के फिनटेक की वेबसाइट में ऊपर ऊपर सॉल्यूशंस दिया हुआ है। यहाँ पर सॉल्यूशन में नीचे आते हैं, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री दिया गया है, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है। तो इसमें वो आपको ये बता रहे हैं 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया हमें, 30 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें हम 4000 लिस्टेड कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनका प्रोराटा अलॉटमेंट का काम और इनका रजिस्टर मेंबर मेंटेन करने का काम, सारा अपडेट करने का काम हम कर रहे हैं इन द डीमैट फॉर्म। 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है विद 4000 प्लस लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज इन इंडिया बोथ वेज। 4000 सारी लिस्टेड नहीं है, कुछ लिस्टेड भी हैं और कुछ अनलिस्टेड भी हैं। और ये लोग बोलते हैं हम लोग आईपीओ स्पेशलिस्ट हैं। और 50% आईपीओ इंडिया के जो हैं, इंडिया में जितने आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं उसमें से 50% हमें चुनते हैं, 50% हमें चुनते हैं एट द टाइम। देखो लिखा हुआ है ना, ओवर 50% आईपीओज इन इंडिया चूज के फिनटेक। और 1700 से ज़्यादा आईपीओज हमने अभी तक हैंडल किए हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट का काम किया है। तो वो इन्होंने अपना फिगर्स वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने ऑन देयर वेबसाइट। तो मैं यही बात कर रहा था बस। और अच्छा, दूसरा जो है इंडिया में फेमस है लिंक्डइन टाइम। तो लिंक्डइन टाइम बोल रहा है कि ये इंडिया में हाईएस्ट पब्लिक इशू हमने हैंडल किए हैं। जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है लेटेस्ट डेटा का, इंडिया में जो लेटेस्ट 18 पब्लिक इश्यूज आए हैं उसमें से 12 हमने हैंडल किए हैं। वो लोग बात कर रहे हैं कि फिनटेक ओवरऑल डेटा की बात कर रहे हैं 1700 प्लस। और ओवरऑल डेटा इंडिया में जितने आईपीओज लॉन्च हुए हैं तो उसमें मोर देन 50% हमारा है। और ये लोग जो बात कर रहे हैं ये लेटेस्ट डेटा के बेस पे बात कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट 18 पब्लिक इश्यूज आए हैं उसमें से 12 पब्लिक इश्यूज लिंक्डइन टाइम ने हैंडल किए हैं। वी आर अनडिस्प्यूटेड लीडर, अपने अपने तरीके से हर कोई क्लेम करता है। दैट इज हाउ इट इज। हम इधर वापस आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 अकाउंट ओपन हो गया। स्टेप नंबर 2 ओवर सब्सक्रिप्शन। स्टेप नंबर 3 प्रो राटा अलॉटमेंट। एंड नाउ स्टेप नंबर 4। नाउ स्टेप नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है समझने के लिए। ईश्वर कंपनी एबीसी लिमिटेड, मानकर चल रहा हूँ 43 लाख एप्लीकेंट्स थे प्रिज्यूम, और उन 43 लाख अलॉटमेंट्स को प्रोराटा में कुछ कुछ मिला सबको। मैं ये भी मानकर चल रहा हूँ प्रिज्यूम कि 43 लाख अलॉटीज आर देयर, 43 लाख एप्लीकेंट्स आर 43 लाख अलॉटीज, ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन इशूअर कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में, जो कंपनी लॉ में होता है ना सेक्शन 88 रजिस्टर मेंबर, सेक्शन 88 ऑफ कंपनी लॉ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्टर ऑफ मेंबर, अपने उस रजिस्टर मेंबर में इशूअर कंपनी सिर्फ दो ही नाम एंटर करेगी इन इट्स रजिस्टर मेंबर, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। 43 लाख अलॉटीज की जो लिस्ट बनी है वो इशूअर कंपनी अपने रजिस्टर मेंबर में ऐड नहीं करेगी। तो रजिस्टर मेंबर अंडर सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इशूअर कंपनी एबीसी रजिस्टर मेंबर में सिर्फ दो नाम एंटर करेगी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में। और स्टेप नंबर 5 नीचे यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है इसके साथ साथ। क्या लिखा हुआ है कि एनएसडीएल और सीडीएसएल दे विल मेंटेन द रिकॉर्ड और द लिस्ट ऑफ 43 लाख बेनिफिशियल ओनर्स। एनएसडीएल सीडीएसएल विल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ 43 लाख अलॉटीज और 43 लाख बेनिफिशियल ओनर्स, इनका रिकॉर्ड एनएसडीएल सीडीएसएल मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर 4-5 बातें हैं समझने वाली, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये रिकॉर्ड, ये लिस्ट जो मेंटेन हो रहा है, जो एनएसडीएल सीडीएसएल मेंटेन कर रहे हैं,
इट इज डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड मेंबर्स इन द कंपनीज एक्ट, इसको मान लिया जाता है कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड मेंबर है। और ये बात कंपनीज एक्ट में भी लिखी हुई है। इट इज डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड मेंबर्स इन द कंपनीज एक्ट, इसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड मेंबर मान लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर फिर ये जो 43 लाख अलॉटी हैं, क्या इनको ईश्वर कंपनी का मेंबर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस और नो? आंसर इज यस, माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। सो दीज 43 लाख, क्योंकि रजिस्टर मेंबर में इनका नाम आ गया, जिनका नाम रजिस्टर मेंबर में आ गया तो उनको भी मेंबर माना जाएगा। तो ये जो NSDL CDSL आपको दिख रहे हैं, इनको भी कंपनी का मेंबर माना जाएगा, और ये जो 43 लाख अलॉटीज आपको दिख रहे हैं, इनको भी कंपनी का मेंबर माना जाएगा। So these 43 lakh beneficial owners are deemed to be, अरे भाई पैसा लगाया भी इन्होंने है, पैसा इनका है, मेंबर्स ऑफ ABC द इश्योर कंपनी। और NSDL CDSL को भी बोलूंगा, दे आर डीम्ड टू बी मेंबर्स। ICDR रेगुलेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि इट इज़ कंपलसरी ईश्वर कंपनी को पब्लिक इशू ओपन करने से पहले, लॉन्च करने से पहले NSDL CDSL के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करना होता है, और रिटर्न एग्रीमेंट की हम आपका नाम रजिस्टर मेंबर में लिखेंगे और आप उसके लिए एग्री करते हैं, जबकि NSDL CDSL पैसा नहीं लगा रहे। डीम टू बी मेंबर्स ऑफ ABC लिमिटेड इशूअर कंपनी। आप जो कोई और नाम लेना चाहो आपकी मर्जी है, मैंने ऐसे एक फिक्टिशियस नाम ले लिया कि चलो नाम तो चेंज होते रहेंगे, IPO तो टाइम टू टाइम बहुत सारे आते ही रहेंगे लाइन में। सो वेल आई विल से, तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि NSDL CDSL भी मेंबर हैं, और जो 43 लाख बेनिफिशियल ओनर्स हैं वो भी मेंबर्स हैं। अब एक सवाल आता है यहाँ पर, NSDL CDSL को ट्रस्टी बोला गया, रजिस्टर्ड ओनर बोला गया है, क्यों? और 43 लाख अलॉटीज को बेनिफिशियल ओनर्स बोला गया, क्यों? Why NSDL CDSL are called registered owners or trustees, and why these 43 lakh investors are called as beneficial owners? इस सवाल का जवाब बाद में लेंगे। एक पॉइंट मैंने बीच में गलती से स्किप किया, वो मैं पहले ले लूं। RTA ने ये लिस्ट बनाई 43 लाख अलॉटीज की, RTA ने लिस्ट बनाई 43 लाख अलॉटीज की। वो लिस्ट बनाकर RTA करेगा क्या? के फिनटेक ने बनाई। अब के फिनटेक जो है वो LIC का काम भी संभालता है, के फिनटेक रिलायंस इंडस्ट्रीज का काम भी संभालता है, तो के फिनटेक बड़ी बड़ी कंपनीज का काम संभाल रहा है। तो 43 लाख अलॉटीज की ये जो लिस्ट बनाई, इसका करेगा क्या? ये लिस्ट बनाकर किसको दे रहा है? दो पार्ट्स में ब्रेक करके NSDL CDSL। क्योंकि जब एप्लीकेशंस आई थी तो एप्लीकेशंस के टाइम पे इन लोगों ने बताया था अपना डीमैट अकाउंट नंबर, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने बताया था ना कि हमारा डीमैट अकाउंट नंबर क्या है। डीमैट अकाउंट नंबर पढ़कर ही ना पता चल जाता है कि वो डीमैट अकाउंट NSDL के साथ जुड़ा हुआ है या CDSL, उसकी कोडिंग ऐसी होती है। क्योंकि पहले वो जो DP है जिसके थ्रू एप्लीकेशन आ रही है, उस DP का DP ID नंबर जो उसको CDSL से मिला है, NSDL से मिला है, पहले वो लिखा होता है, उसके बाद अकाउंट नंबर लिखा होता है। तो इसलिए क्लियरली पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा डीमैट अकाउंट HDFC सिक्योरिटीज़ के पास है, और HDFC सिक्योरिटीज़ में उन सर्विसेज से जुड़ा हुआ है जो CDSL के साथ हैं, तो मेरा डीमैट अकाउंट कैसे शुरू हो रहा होगा? ID 1208670, और उसके बाद फिर आगे जो भी मेरा नंबर होगा वो यहाँ पर लगा हुआ होगा, वट। तो अगर मेरा नंबर, जो मेरा अकाउंट नंबर है, उसका सीक्वेंस यहाँ से शुरू हो रहा है 1286700, तो मतलब मैंने जो HDFC सिक्योरिटीज़ की सर्विसेज ली हैं, मुझे उन्होंने CDSL के साथ जोड़ दिया है। और अगर जो मुझे डीमैट अकाउंट नंबर अलॉट हुआ है वो शुरू होता है IN से, IN से स्टार्ट होता है, IN 304279,
और उसके बाद फिर मेरा नंबर आ जाता है यहाँ पर, जो भी सीरियल नंबर है वो आ जाता है। तो अगर मेरा डीमैट अकाउंट IN से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब मेरा अकाउंट NSDL के पास है। अगर मेरा अकाउंट ये इस तरीके से 120 से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब मेरा अकाउंट जो है वो दैट इज़ विद द CDSL। मतलब बेसिकली हम कहते हैं 12 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर 12 से स्टार्ट हो रहा है तो अकाउंट इज़ विद द CDSL, ये पहचान हो जाती है। और मुझको तो वैसे भी मालूम है ना, मेरा मतलब मेरे पास तो अकाउंट ओपन हुआ था ना शुरू में, अच्छा खासा मेल आया था, तो उस मेल में सारी डिटेल थी कि आपका अकाउंट CDSL के साथ है, NSDL वट, तो वो वहीं से क्लैरिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब चलो यहाँ वापस आ जाओ। तो ये जो 43 लाख अलॉटीज थे, इन्होंने डीमैट अकाउंट एप्लीकेशन डीमैट अकाउंट के थ्रू डाली थी, तो डीमैट अकाउंट नंबर के साथ ही गई। तो वहाँ जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई, RTA ने रिसीव की, वो एप्लीकेशंस वर फाइनली रिसीव विद द डीमैट अकाउंट नंबर। हर किसी के नाम के सामने उसका डीमैट अकाउंट नंबर भी लिखा है, नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने अप्लाई किया वो भी लिखा है। और अगर सबको 1/10 करके अलॉटमेंट हो रही है, किसी ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया, 20 शेयर की अलॉटमेंट हो रही है, 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, 50 शेयर की अलॉटमेंट हो रही है, तो उसको कितने शेयर अलॉट हुए वो उसके सामने RTA लिस्ट बना देगा। और RTA लिस्ट बनाकर वापस किसको दे रहा है? NSDL और CDSL को लिस्ट बनाकर दे रहा है। और इस लिस्ट में वो बता रहा है कि देखो जी 43 लाख अलॉटीज़ हैं, इस 43 लाख अलॉटीज़ में से मान लो 25 लाख अलॉटीज़ वो हैं जिनका अकाउंट NSDL के पास है, और 18 लाख अलॉटीज़ वो हैं जिनका अकाउंट CDSL के पास है। उनको बोल दिया आप ये शेयर्स उनके रिस्पेक्टिव डीमैट अकाउंट्स में क्रेडिट कर दीजिए, तो NSDL CDSL वो कर देंगे। तो RT ने दो लिस्ट फॉरवर्ड कर दी, 25 लाख अलॉटीज़ की लिस्ट NSDL को, 18 लाख अलॉटीज़ की लिस्ट CDSL को। और NSDL जो है उसके बाद NSDL ये काम करेगा, DP नहीं करेगा, NSDL करेगा 25 लाख अलॉटीज़ के डीमैट अकाउंट में। किसी को 50 शेयर अलॉट हुए, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 45, किसी को 48, जिसको जितने अलॉट हुए वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और सबके पास ईमेल कर देगा NSDL, और SMS चला जाएगा कि आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो गए हैं जो आपको IPO में अलॉटमेंट में मिले हैं। एक बार अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके चेक भी कर लो, आप आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच गए। ऐसे ही CDSL भी करेगा, 18 लाख अकाउंट्स में क्रेडिट भी करेगा, सबको ईमेल और सबको SMS भी भेजेगा, वेल इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड, और वो लोग फिर अपना चेक कर लेंगे। तो कहानी मतलब ये शुरू शुरू की कहानी है। ये RTA ने ऐसे दो लिस्ट बनाई, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ 25 लाख 18 लाख, आप चाहो तो फिगर चेंज भी कर सकते हो। तो ये तो शुरू शुरू की कहानी हो गई। अब NSDL CDSL ये 43 लाख लोगों का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और इनको 43 लाख लोग जो ये रिकॉर्ड है, ये जो रिकॉर्ड है, ये लिस्ट है, दे आर डीम्ड टू बी, इस रिकॉर्ड को, इस लिस्ट को माना जाएगा डीम टू बी रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द इश्यूअर कंपनी ABC लिमिटेड। और जिन लोगों का नाम यहाँ पर है वो सारे लोग माना जाएगा डीम टू बी मेंबर्स ऑफ ABC लिमिटेड, और मानना भी चाहिए। अब मेरा सवाल, और मैं वापस आ जाता हूँ, वाई NSDL CDSL को रजिस्टर्ड ओनर क्यों माना जा रहा है, और इन लोगों को 43 लाख पीपल वाई आर दे बेनिफिशियल ओनर। और एक चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी लॉ में ये सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ इन द चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल, लेकिन आज मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप 1 नहीं करते, डायरेक्टली ग्रुप 2 में आ जाते हैं। उनके फ़ायदे के लिए भी तो मुझे ये सब रिपीट करना ज़रूरी है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ, मेरे लिए तो ये रिपीटिशन है कि मैं ग्रुप 1 में भी पढ़ा रहा हूँ और ग्रुप 2 में रिपीट कर रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स मुझसे ग्रुप 1 भी पढ़े हैं और ग्रुप 2 भी मुझसे पढ़ रहे हैं, तो उनको तो पता चल ही रहा होगा, सर ये सारी बातें तो आपने ग्रुप 1 में समझाई थी। लेकिन वेल फिलहाल हम ज़ीरो से, स्क्रैच से कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए जो डायरेक्टली ग्रुप 2 में एंट्री ले रहे हैं CS ईट के बाद, और जिन्होंने ग्रुप 1 पहले नहीं किया। एनी हॉज, तो बियर विद मी फॉर 5 मोर मिनट्स ऑन दिस डायग्राम। फिर आगे तो नई चीज़ें आनी है, डीमेटेरियलाइजेशन, रीमेटेरियलाइजेशन, ट्रेडिंग, वो सब, ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर्स डीमेट अकाउंट टू बायर डीमेट अकाउंट, उसके डायग्राम, वो सब इस चैप्टर में आना है। अच्छा, यहाँ तो कुछ ग्रुप 1 वाले वो भी हैं जो कह रहे हैं सर हम आपसे ग्रुप 1 नहीं पढ़े थे, किसी और से पढ़े थे, उन्होंने तो ये सब कुछ करवाया ही नहीं था। चलो अपने टीचर्स के नाम मत लिखो यार यहाँ पर, कोई बात नहीं, नहीं करवाया था कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में भी नहीं आया होगा तो और अच्छा है कि नहीं करवाया तो एग्ज़ाम में नहीं आया। अब आप ग्रुप 2 के लिए तो ज़रूर कर लो सब कुछ। चलो कम कम बैक ओवर हेयर नाउ देन, टॉकिंग अबाउट दिस। तो अब कहानी ये है कि भाई अब
why registered owner and why this is demat account holders are called beneficial owners. तो अब कहानी कुछ ऐसी है, फ्यूचर में नोटिस ऑफ एजीएम जाना है, नोटिस ऑफ एजीएम जाना है, डिविडेंड पे होना है। ईश्वर कंपनी अगर मान लो डिविडेंड पे कर रही है 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स के ऊपर, डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, लेट अस से 7 रुपीज पर शेयर, तो 7 करोड़ का डिविडेंड क्या एनएसडीएल और सीडीएसएल को देंगे? 7 करोड़ का डिविडेंड। और डिविडेंड कितना पे कर रही है कंपनी फ्यूचर में? प्रिज्यूम कर रहा हूँ डिविडेंड ऑफ ₹7 पर शेयर। तो क्या वो 7 पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ शेयर्स, क्या 7 करोड़ रुपए एनएसडीएल सीडीएसएल के हो गए? आंसर इज नो। 7 करोड़ का डिविडेंड किसके पास जाना है? 43 लाख इन्वेस्टर्स के पास जाना है। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है ना? तो इनके पास जाना है, इसलिए ये बेनिफिशियल ओनर है। अरे भाई पैसा इन्होंने लगाया तो बेनिफिशियल ओनर भी तो ये है। और थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ आपके लिए। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, पैसे का मामला है, क्या ये 43 लाख इन्वेस्टर्स क्या फ्यूचर में हमेशा कांस्टेंट रहेंगे? मतलब आईपीओ के टाइम पे, उस वक्त तो 43 लाख इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट हुई, लेकिन क्या ये लोग सेम रहेंगे आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में? ऑलवेज नो नो नो। क्या ये स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेचेंगे? यस। क्या कोई और खरीदेगा? यस। और क्या ये लोग आपस में भी खरीदेंगे बेचेंगे? यस, वो तो है ही। अब क्या ये डेली बेसिस पे ये डेटा चेंज होता रहेगा? क्या डेली बेसिस में इस डेटा में चेंज होता रहेगा? यस। उस डेटा को अपडेट कौन करेगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल, बैकएंड पे हर कोई अपडेट कर रहा है। मान लो कि आईपीओ के 8 महीने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। आईपीओ के बाद कितना गैप आ गया? 8 मंथ्स के गैप के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। जब 8 मंथ्स के गैप के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, तो यहाँ तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आईपीओ के टाइम पे अलॉटमेंट ली थी, लेकिन अब शेयर्स बेचकर जा चुके। आईपीओ के बाद जब शेयर पब्लिकली लिस्ट हुआ, पब्लिक इशू क्लोज हुआ, आईपीओ क्लोज हुआ, शेयर का रेट चढ़ा, और जैसे ही शेयर का रेट ऊपर जंप अप हुआ 60%, 70%, तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने बेचा हाई प्राइस पे, प्रॉफिट लेकर निकल गए। और बहुत सारे और लोगों ने खरीदा ये सोचकर कि और ऊपर जाएगा और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अच्छी कंपनी है, तो फ्यूचर में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो डिविडेंड लेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने खरीदा। तो क्या यहाँ पर अलॉटीज छोड़ो, मतलब डीमैट अकाउंट होल्डर्स चेंज हो गए? आंसर इज यस। अलॉटीज तो वही थे 43 लाख, लेकिन फ्यूचर में डीमैट अकाउंट होल्डर्स मेंबर्स चेंज हो गए। और डेली बेसिस पे होगा, स्टॉक मार्केट में एनएससी बीएससी पे डेली ट्रेड हो रहा है। अब कंपनी सेक्रेटरी को चिंता हो रही है, क्या कंपनी सेक्रेटरी को क्या चिंता हो रही है? नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द कंपनी सेक्रेटरी कि भाई मुझे डिविडेंड देना है तो सही लोगों के पास जाना चाहिए। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द एबीसी लिमिटेड, उसको क्या चिंता हो रही है? ये डिविडेंड सही लोगों के हाथ में जाना चाहिए। और 8 महीने के गैप पर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं पब्लिक इशू क्लोज होने के बाद। 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स एंड डिविडेंड इज 7 रुपीज पर शेयर। अब कंपनी सेक्रेटरी जो है वो आरटी को कहता है भाई लेटेस्ट लिस्ट मंगवा लो, लेटेस्ट लिस्ट ऑफ मेंबर्स आज की तारीख में क्या है। और यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर, बहुत ध्यान से सुनना, कंपनी लॉ में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम डिविडेंड के चैप्टर में, रिकॉर्ड डेट अनाउंस करते हैं कि ये रिकॉर्ड डेट है, ये कट ऑफ डेट है। रिकॉर्ड डेट अंडर सेक्शन 91 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करते हैं और कहते हैं रिकॉर्ड डेट वाले दिन शाम को 5 बजे जो लोग हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं उन लोगों को हम डिविडेंड देंगे। उससे 2 दिन पहले कौन मेंबर था या रिकॉर्ड डेट के अगले दिन कौन मेंबर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉर्ड डेट वाले दिन शाम को 5 बजे 5 PM, मतलब स्टॉक मार्केट क्लोज हो गई 3:30 PM, 5 बजे से पहले पहले सारी सेटलमेंट्स हो गई। अब जो रिकॉर्ड डेट वाले दिन भाई जो लोग लिस्ट ऑफ मेंबर्स में हैं उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा और किसी को डिविडेंड नहीं मिलेगा। दिस इज द डिसीजन टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इस केस में क्या होगा? द कंपनी सेक्रेटरी इज रिक्वेस्टिंग द आरटीए कि हमें लेटेस्ट लिस्ट ऑफ मेंबर्स चाहिए रिकॉर्ड डेट वाले दिन, लेटेस्ट लिस्ट ऑफ मेंबर्स चाहिए रिकॉर्ड डेट वाले दिन। आरटीए किससे रिक्वेस्ट करेगा? एनएसडीएल और सीडीएसएल को, कि हमें लेटेस्ट लिस्ट चाहिए मेंबर्स की एज ऑन द रिकॉर्ड डेट शाम को 5 बजे की। और दोनों एनएसडीएल सीडीएसएल से जो लिस्ट मांगी जाएगी सेम डेट की मांगी जाएगी, एक दिन आगे और एक दिन पीछे की नहीं, कि एनएसडीएल लेट अस से 8 फरवरी को लिस्ट दे रहा है 8 फरवरी की और सीडीएसएल 9 फरवरी को दे रहा है, तो सब कचरा हो जाएगा, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है डिविडेंड देना, मतलब समथिंग लाइक दैट। और अगर हमने 25 सितंबर रखी है तो मतलब 25 सितंबर एनएसडीएल के लिए भी और सीडीएसएल के लिए भी सेम डेट रिकॉर्ड डेट है। और ये दोनों क्या करेंगे, जब इनसे आरटीए मांगेगा तो एनएसडीएल और सीडीएसएल
अब यहाँ जो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं उस लिस्ट को बोलते हैं लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल पोजीशन होल्डर्स। एग्जाम में नहीं लिखना, अपनी नॉलेज के लिए। लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल पोजीशन होल्डर्स, शॉर्टकट में बोलते हैं बेनपॉस। क्या बोलते हैं? बेनपॉस। कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी सेक्रेटरी इसको क्या बोलता है? बेनपॉस। फुल फॉर्म क्या है बेनपॉस की? बेनिफिशियल पोजीशन होल्डर्स। कि हमने एनएसडीएल सीडीएसएल से क्या मांगा? बेनपॉस मांगा। तो बेन, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में क्वालिफाई होने के बाद ये लैंग्वेज यूज होती है, एग्जाम में ये लैंग्वेज नहीं लिखते। तो आरटीए ने लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल पोजीशन होल्डर्स मांगी कि करंट लिस्ट देना एज ऑन रिकॉर्ड डेट वाली। बेनपॉस ऑन रिकॉर्ड डेट। समझ में आ रही है बात? अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं सर हमें तो याद है सर। वेरी गुड। तो तब भी हम कंपनी लॉ में करते हैं ये वाली चीज़। तो बेनपॉस ऑन रिकॉर्ड डेट एंड दिस इज वन सेकेंड, दिस इज ऑल्सो बेनपॉस ऑन आरडी लिख रहा हूँ, रिकॉर्ड डेट वो वहाँ से आती है। अब मान लो मैंने शुरू में याद है एग्जांपल लिया था 25 लाख अलॉटी इधर हैं और 18 लाख इधर हैं, 25 + 88 + 18 टोटल 43 लाख की है। अब मैं कहता हूँ लिस्ट में 43 लाख है ही नहीं, कम हो गए हैं, क्योंकि इनमें से ही आपस में बहुत लोगों ने बहुत कुछ खरीद लिया। यहाँ पर 3 लाख लोगों ने बेचा तो 40 लाख लोगों ने खरीदा, कुछ आउटसाइडर्स ने भी खरीदा, ये नंबर कम हो गया। ये नंबर अभी जो लेटेस्ट वाला नंबर आ रहा है ना, मान लो कि 41 लाख अलॉटीज आ रहा है मान लो, और उस 41 लाख अलॉटी में से ये मान लेते हैं कि 19 लाख वो हैं जिनका अकाउंट सीडीएसएल के पास है, 21 लाख वो हैं जिनका अकाउंट 19 लाख वो जिनका अकाउंट एनएसडीएल के पास है, 21 लाख वो जिनका अकाउंट सीडीएसएल के पास है। तो एनएसडीएल ने लिस्ट भेजी 19 लाख बेनिफिशियल पोजीशन होल्डर्स, सीडीएसएल ने लिस्ट भेजी 21 लाख बेनिफिशियल पोजीशन होल्डर्स। आरटीए के पास दोनों लिस्ट आ गई, आरटीए ने दोनों लिस्ट को उठाकर कंबाइन कर दिया और टोटल पता चल गए 41 लाख बेनिफिशियल पोजीशन होल्डर्स। और आरटीए ने ये लिस्ट उठाकर कंपनी सेक्रेटरी को भी ईमेल कर दी, ये लो आपका लेटेस्ट रजिस्टर मेंबर एज ऑन रिकॉर्ड डेट। तो कंपनी सेक्रेटरी को बनी बनाई रेडीमेड लिस्ट मिल गई। अच्छा, आरटीए को जब दो लिस्ट मिली तो आरटीए ने दोनों को कंबाइन करके सिंगल कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ मेंबर बनाया और फिर कंसोलिडेटेड बनाकर कंपनी सेक्रेटरी को दे दिया। अब उस लिस्ट में फर्स्ट कॉलम में शेयर होल्डर का नाम है, सेकंड कॉलम में उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, थर्ड कॉलम में उसका डीमैट अकाउंट नंबर है, फोर्थ कॉलम में उसका बैंक अकाउंट नंबर है, जो बैंक अकाउंट नंबर उसके डीमैट अकाउंट नंबर से जुड़ा हुआ है। अब कंपनी जब डिविडेंड पे करेगी तो पैसा डायरेक्टली उन 41 लाख बेनिफिशियल पोजीशन होल्डर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भेजेगी कंपनी। वो पैसा एनएसडीएल सीडीएसएल को जाएगा ही नहीं। कंपनी जब डिविडेंड भेजेगी तो कंपनी डिविडेंड कैसे करेगी? डायरेक्टली किसको भेजेगी? डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ दीज 41 लाख डीमैट अकाउंट होल्डर्स। डायरेक्टली इनके पास चला जाएगा, इनके बैंक अकाउंट में, और इन सबको ईमेल जाएगी कंपनी की तरफ से, आरटी की तरफ से, कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है, चेक कर लो आप। हमारे यहाँ से डेबिट हो गया है तो हम मानकर चल रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होगा। अगर कंपनी के बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। तो डिविडेंड की पेमेंट डायरेक्टली कंपनी दे रही है टू द 41 लाख बेनिफिशियल ओनर्स इन द प्रेजेंट लिस्ट एज ऑन रिकॉर्ड डेट। और ऐसा नहीं होगा कि कंपनी डिविडेंड एनएसडीएल सीडीएसएल को दे रही है फिर एनएसडीएल सीडीएसएल आगे भेज रहे हैं, वो उनका काम नहीं है। कैश का मामला है, पैसे का मामला है, तो कंपनी डायरेक्टली कर रही है। और एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़, मान लो कंपनी को डिविडेंड नहीं देना, मान लो कंपनी कह रही है रिकॉर्ड डेट हमें चाहिए बोनस शेयर्स देने के लिए 1:1। अगर आपके पास शेयर होल्डर को बोल रहे हैं अगर आपके पास पहले से एक शेयर है तो आपको एक शेयर और मिलेगा, या 1:2 बोनस इशू दे रहे हैं मान लो, तो बोनस इशू 1:2 देना है, मतलब 1 न्यू शेयर फॉर द एग्जिस्टिंग 2 शेयर्स। अगर आपके पास पहले से 2 हैं तो आपको कंपनी एक नया शेयर बोनस शेयर फ्री में दे रही है। आपके पास पहले से 100 हैं तो कंपनी आपको 50 और दे रही है। पहले से 200 हैं तो कंपनी आपको 100 और दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रही है। जब बोनस इशू दिया जाएगा तब भी ऐसे ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस करना मैंडेटरी है। बेनपॉस मांगी जाएगी, बेनपॉस भी मांगना मैंडेटरी है, और बेनपॉस मांग के रिकॉर्ड डेट वाले दिन फिर जो लिस्ट बनेगी कंबाइंड कंसोलिडेटेड रजिस्टर मेंबर बनेगा, उसके हिसाब से बोनस शेयर्स दिए जाएंगे। अब बोनस शेयर्स जब दिए जाएंगे तो इश्यूअर कंपनी फिर वही आरटीए बोनस शेयर्स के लिए लिस्ट बनाकर किसको देगा वापस?
NSDL और CDSL को कि ये कितने कितने बोनस शेयर्स किस किस के अकाउंट में जाने हैं। NSDL CDSL से जब लिस्ट मांगी बोनस शेयर्स के पर्पज़ के लिए, तो ऑब्वियसली उसके अंदर 1 लाख जो करंट बेनिफिशियल पोजीशन होल्डर्स हैं उनका नेम आ गया, उनके डीमेट अकाउंट नंबर आ गया, उनके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, और फिर उसका आधा आधा करके हाफ हाफ करके उनको बोनस शेयर्स की लिस्ट बनाकर वापस दे दी NSDL CDSL को, फ्रैक्शंस को राउंड ऑफ कर लिया जो भी है, और उसके हिसाब से लिस्ट बनाकर दे दी। एंड देन दो शेयर्स आर, NSDL CDSL का काम है कि उन शेयर्स को 41 लाख बेनिफिशियल पोजीशन होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, मेल जाएगी, SMS जाएगा, इंटीमेशन जाएगी। बात समझ में आ गई है? तो जहाँ तक शेयर्स की बात है, शेयर्स हैं, राइट इशू है, वो सारे काम कहाँ से हो जाएंगे? NSDL CDSL के थ्रू हो जाएंगे। that will be happening through NSDL, through CDSL, through DP सिस्टम। जहाँ नोटिस की बात है, नोटिस तो कंपनी डायरेक्टली भेज देगी। नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग भेजना है 41 लाख शेयर होल्डर्स को, उसके लिए NSDL CDSL की रिक्वायरमेंट नहीं है। नोटिस कंपनी डायरेक्टली भेज देगी, डिविडेंड कंपनी डायरेक्टली भेज देगी। बोनस शेयर, जहाँ शेयर्स जा रहे हैं, शेयर्स, बोनस शेयर्स, राइट इशू का लेटर ऑफ ऑफर जा रहा है, वो NSDL CDSL के थ्रू जाएगा। मैकेनिज्म समझ में आ गया है? और उस काम के लिए रिकॉर्ड डेट लेना कंपलसरी है, रिकॉर्ड डेट के बिना चलेगा नहीं। बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी गॉट दिस? चलो गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। हाँ, कुछ थम्स अप आ गए हैं, बाकी लोग भी थम्स अप दे दो फटाफट। आ गया समझ में? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो ज़रा ध्यान से, मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में नहीं पूछते ये सब कुछ। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, साथ में लिख दूँ नॉट फॉर एग्जाम। एग्जाम में कभी पूछा नहीं, कभी पूछेंगे भी नहीं। ये सब हम समझ रहे हैं कि चार पार्टीज का आपस में क्या कनेक्शन होता है, और चार पार्टीज के साथ हमने पांचवी पार्टी बीच में ले ली, RTA। ये 5 लोग मिलकर सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं। और इसमें अभी तो हम सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सब प्राइमरी मार्केट के बारे में बात हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट IPO आया तो IPO में ये सब लोग कैसे काम कर रहे हैं, ऑल अबाउट प्राइमरी मार्केट। और ज़्यादा डिटेल में आएगा इन द चैप्टर ऑफ ICDR, तो वेट फॉर द चैप्टर ऑफ ICDR। ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ICDR में तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको 15-16 स्टेप्स दिखाऊंगा कैसे चलता है, पब्लिक इशू कैसे ओपन हो रहा है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर ICDR के चैप्टर में। सेक्शन 89 of the Companies Act 2013 provides that it is compulsory to write the name of the beneficial owner in the register member along with the name of registered owner और ostensible owner, नहीं तो फाइन होता है 1000 रुपीज़ का। अब कंपनीज एक्ट में एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कंपनीज एक्ट में आपने सुना है स्मॉल कंपनी नाम की एक चीज़ होती है, स्मॉल कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, और एक लिमिट के अंदर 4 करोड़ 40 करोड़ की लिमिट के अंदर वहाँ पर वो रहता है। दैट इज़ व्हेन वी से पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर याद होगा आप लोगों को, नहीं है जिनको नहीं मालूम तो उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल इज लाइक 4 करोड़ और लेस, एंड एनुअल सेल्स टर्नओवर इज 40 करोड़ और लेस। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ वो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल प्राइवेट कंपनी है। अब मैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF नाम सुना होगा आपने स्कूल टाइम में भी, मैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में मैं करता हूँ। मान लेते हैं कि दीपक गजरानी इज करता ऑफ HUF। मैं HUF बिजनेस जो कैरी ऑन कर रहा हूँ, और उसका ऑब्वियसली वो इनकम टैक्स SSC भी है, इनकम टैक्स भी देता है, पैन कार्ड भी है। मैं उस HUF बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल कर उस स्मॉल कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करता हूँ, और वो स्मॉल कंपनी मुझे शेयर्स अलॉट करती है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर दीपक गजरानी का नाम लिखा होगा कि दीपक गजरानी को 1 लाख शेयर अलॉट किए स्मॉल कंपनी ने, और इस 1 लाख शेयर के साथ दीपक गजरानी का नाम, और दीपक गजरानी के नाम के साथ ब्रैकेट में लिखा होगा ऑन बिहाफ ऑफ HUF, ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्योंकि पैसा मैंने मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से नहीं दिया, HUF बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वहाँ से निकाल कर दिया है। तो मुझे एप्लीकेशन में बताना है उस स्मॉल कंपनी को कि ये पैसा मेरा पर्सनल पैसा नहीं है, मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट से नहीं है, ये HUF जो मेरी है उस HUF के बिजनेस अकाउंट, करंट अकाउंट से पैसा निकाल कर मैं आपको चेक दे रहा हूँ, और ये शेयर्स मैं HUF के बिहाफ पर ले रहा हूँ।
तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा है, ऊपर तो स्मॉल कंपनी का नाम लिखा है, प्राइवेट कंपनी का, उसके नीचे क्या लिखा है, दीपक इजरानी, और ब्रैकेट में ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ ब्रैकेट क्लोज 1 लाख इक्विटी शेयर्स, और नीचे कंपनी के 2 डायरेक्टर्स ने साइन करके रबर स्टैंप लगाकर शेयर सर्टिफिकेट दे दिया मुझे। अब उस स्मॉल कंपनी को अपने रजिस्टर मेंबर्स में, उस स्मॉल प्राइवेट कंपनी को अपने रजिस्टर मेंबर में मेरा नाम लिखना है और मेरे नाम के साथ एचयूएफ जरूर लिखना है, ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। दीपक इजरानी इज registered owner of 1 lakh equity shares in that small private company, registered owner. HUF is beneficial owner, और जब डिविडेंड मिलेगा तो दीपक इजरानी के पर्सनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में नहीं जाएगा, HUF का जो बिजनेस बैंक अकाउंट है उसमें जाएगा डिविडेंड, और HUF के जितने क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स, उन सब में वो पैसा बटेगा, वो सारे सब लोग उस पैसे के हकदार हैं। दीपक इजरानी अकेला उस पैसे का हकदार नहीं है या अकेला राइटफुल ओनर नहीं है, वो सारे हैं। तो कंपनी लॉ में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 89 ऑफ कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, ये कंपलसरी है टू राइट द नेम ऑफ बेनिफिशियल ओनर इफ एनी इन द रजिस्टर्ड मेंबर्स along with the name of registered member along with the name of ostensible owner। तो जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें बेनिफिशियल ओनर कौन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और उसका नाम मतलब वही ब्रैकेट में ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ लिखना कंपलसरी है, इन द रजिस्टर्ड मेंबर अलॉन्ग विद द नेम ऑफ रजिस्टर्ड ओनर। और मेरे एग्जांपल में रजिस्टर्ड ओनर कौन था, दीपक इजरानी। और मैंने क्या बोला, ये काम कौन कर रहा है, स्मॉल प्राइवेट कंपनी को ये काम करना मैंडेटरी है, जिसके शेयर्स मैंने 1 लाख शेयर्स मैंने लिए हैं एचयूएफ बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कर। अगर कंपनी ये काम ना करे तो फिर फाइन है, तो फिर फाइन है 1000 रुपीज़ पर डे है, या जो भी है वो सेक्शन 89 में फाइन दिया हुआ है कि कितना फाइन पे करना है, वो कंपनी लॉ में दिया हुआ है। तो ये एक आस्पेक्ट हो गया। अब दूसरा आस्पेक्ट सुनो अब जरा ध्यान से। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1996 ये कहता है दैट द नेम ऑफ द बेनिफिशियल ओनर और द एक्चुअल अलॉटी shall not be written in the register member by the issuer company along with the name of NSDL CDSL। अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में इशू हो रहे हैं, इशूअर कंपनी अपने रजिस्टर मेंबर में सिर्फ 2 नाम लिखेगी, NSDL CDSL, उसके साथ जो एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर है, जिसने पैसा लगाया है, जिसने एप्लीकेशन मनी दी है, जिसको पैसे के बदले में शेयर अलॉट हुए हैं, उसका नाम लिखना अलाउड ही नहीं है। लिखना चाहें तो लिख भी नहीं सकते हैं, अलाउड है ही नहीं। So it is provided that the name of the beneficial owner or the actual allottee shall not be written। shall not be written मतलब absolute prohibition, लिखना ही नहीं है, allowed ही नहीं है, in the registered members along with the name of the registered member। registered member कौन, NSDL CDSL, जो हमने ऊपर डायग्राम में देखा। तो ये shall not be written, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो कहूँगा कंपनीज एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट में कह रहे हैं रजिस्टर्ड ओनर के नाम के साथ बेनिफिशियल ओनर का नाम लिखना कंपलसरी है, नहीं लिखोगे तो 1000 रुपीज़ पर डे का फाइन है। कंपनी सेक्रेटरी को भी दैट इज देयर, और पर डे कब तक चलेगा, जब तक डिफॉल्ट चल रहा है। और डिपॉजिटरी एक्ट में उसका उल्टा करें कि अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में इशू किए हैं तो फिर रजिस्टर्ड ओनर का नाम लिखोगे NSDL CDSL, साथ में बेनिफिशियल ओनर का नाम लिखना अलाउड नहीं है, कि एक्चुअल अलॉटी कौन है वो अलाउड ही नहीं है। तो दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर, ये दोनों जो हैं दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। लेकिन अप्लाई कब हो रहे हैं, कंपनीज एक्ट कहाँ अप्लाई हो रहा है, इफ सिक्योरिटीज आर इन द फिजिकल फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट है इफ इन फिजिकल फॉर्म। और ये जो नीचे डिपॉजिटरी एक्ट वाला कब अप्लाई हो रहा है, इफ इन डीमैट फॉर्म। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, आर गोइंग अपोजिट टू ईच अदर। और नीचे अब वही हम कह रहे हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन है भाई। फिर मैं आपको कंपनीज एक्ट का कुछ झलक भी दिखाऊंगा। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन क्या है, इफ द शेयर्स आर इन द फिजिकल फॉर्म देन यू फॉलो कंपनीज एक्ट सेक्शन 89, कंपनीज एक्ट 2013 का। और अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में है देन यू फॉलो सेक्शन 9 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट। तो हम यहाँ पर एक लॉ के अंदर 2 सेक्शंस का हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल रहे, जो JIGL में होता है ना कि 2 सेक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो दोनों को हार्मोनाइज करो। मतलब एक तो होता है कि एक लॉ है उसके अंदर 2 सेक्शन है, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो आप हार्मोनाइज कर रहे हो। यहाँ तो कहानी अलग है, 2 अलग लॉज हैं, कंपनीज एक्ट है, डिपॉजिटरी एक्ट है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 89 है वर्सेस डिपॉजिटरी एक्ट का सेक्शन नंबर 9 है।
और दोनों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो दोनों को हार्मोनाइज करो। तो कंपनी लॉ का सेक्शन 89 वहाँ अप्लाई करो व्हेन द शेयर्स आर इन द फिजिकल फॉर्म, डिपॉजिटरी एक्ट वहाँ अप्लाई करो व्हेन द शेयर्स आर इन द डीमैट फॉर्म। बात समझ में आ गई आपको? इसके आगे अभी डीमेटलाइजेशन और डीमैट अकाउंट ओपन करने में अभी नहीं जा रहा हूँ, वो इस सेशन में नहीं, वो अगले सेशन में, लेकिन आपको कंपनीज एक्ट की तरफ लेकर जा रहा हूँ। उसके लिए आपको एमसीए की वेबसाइट पे लेकर जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और एमसीए की वेबसाइट पे अब आ गए हैं, तो यहाँ पर हम रूल्स की तरफ जा रहे हैं अभी। और रूल्स में प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014 को टच करते हैं, तो ये रूल्स आ जाते हैं हमारे पास। अब ये एक रूल 9A आपको शायद पता हो, जिन्होंने ग्रुप 1 किया उनको पता होना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। रूल 9A, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज, अदर देन होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज और अदर देन निधि कंपनीज, उनके लिए लाया गया था ये रूल 9A। और ये बोला गया था ये रूल 9A में, बहुत पुरानी बात हो गई अब तो, आई थिंक 2018 की बात है शायद, 2018 और 2019, काफ़ी पुरानी बात हो गई है। इशू ऑफ शेयर्स इन द डीमैट फॉर्म बाय द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। आपकी कंपनी ने पब्लिक इशू लॉन्च भी नहीं किया, पब्लिक इशू लॉन्च करने का कोई इरादा भी नहीं। पब्लिक कंपनी है सालोमन, सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड, पब्लिक कंपनी, 7 फैमिली मेंबर्स आर 7 शेयर होल्डर्स। पब्लिक इशू लॉन्च किया नहीं, पब्लिक इशू लॉन्च करने का कोई इरादा नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर्स इशू किए हुए हैं जान पहचान के लोगों में। उन सबको 2018 से पहले, 2 अक्टूबर 2018 से पहले फिजिकल फॉर्म में इशू करना अलाउड था। 2 अक्टूबर 2018 के बाद एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कि अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, फ्यूचर में शेयर्स इशू करेगी, सिक्योरिटीज इशू करेगी, तो सिर्फ और सिर्फ डीमैट फॉर्म में इशू करेगी, और फ्यूचर में आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू नहीं करोगे। कब की बात हो रही है? 2 अक्टूबर 2018 के बाद से बात हो रही है। और आपकी जो पुरानी सिक्योरिटीज़ हैं जो फिजिकल फॉर्म में इशू हो चुकी थी 2 अक्टूबर 2018 से पहले, उन सबको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी आप दोगे। और उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एनएसडीएल सीडीएसएल के साथ रिटर्न एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि हमारे शेयर होल्डर आएंगे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट लेकर आएंगे और उसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाने आएंगे, तो प्लीज़ कन्वर्ट कर देना। हर कंपनी को, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज ऑल ओवर इंडिया, उन सब के लिए मैंडेटरी हो गया कि उनको एनएसडीएल सीडीएसएल के साथ रिटर्न एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। उनको एनुअल फीस, एनुअल चार्जेस जो भी होते हैं एनएसडीएल सीडीएसएल के, वो भी देने पड़ेंगे। और फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि वो पुराने शेयर्स सर्टिफिकेट्स, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करने की, मतलब फैसिलिटी ऑन करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एनएसडीएल सीडीएसएल। तो ये बातें तब की हो रही थी, मैं अब इसमें नहीं जा रहा हूँ, और ये तो पुरानी बात हो गई। अब मैं आपको कुछ नई बात बताने जा रहा हूँ। और इसमें एग्जम्प्ट किसको किया था? गवर्नमेंट कंपनीज विच आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, निधि कंपनीज विच आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज विच आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, उनको एग्जम्प्ट किया था कि आप फिजिकल फॉर्म में चलते रहो और फ्यूचर में भी फिजिकल फॉर्म में इशू कर लेना, पुराना वाला भी फिजिकल फॉर्म में रख लेना, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो वो 3 एक्सेप्शंस थी, दैट वाज देयर। अब जो नया आया रूल 9B, रूल 9B एंड ये, वो तो रूल 9A था, ये रूल 9B कब आया? एक बार इसकी पीडीएफ फाइल अगर मैं खोलता हूँ, आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, 27 अक्टूबर 2023 को। और यहाँ पर टाइम मालूम है क्या दिया गया? डेडलाइन दी गई है, कट ऑफ डेट 30 सितंबर 2024। 30 सितंबर वो नीचे लिखा हुआ है। 31 मार्च 2023 को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, उसके बाद 18 महीने का टाइम मिलेगा। पुराने वाले सारी सिक्योरिटीज़ को भी डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करने की परमिशन दो, और फ्यूचर में जो भी सिक्योरिटीज़ इशू करो वो डीमैट फॉर्म में इशू करो। प्राइवेट कंपनीज को बोल रहे हैं। 27 अक्टूबर 2023, 27 October 2023 this came in rule 9A, rule 9B। लेकिन मैं अभी आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, जस्ट अ सेक। अब ध्यान से पढ़ना 2 लाइनों में, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, ये घटना घटित हो रही है। कुछ टाइम के बाद कहेंगे घटित हो चुकी है और ऐसा हुआ था, लेकिन अभी कहूँगा कि घटित हो रही है आजकल। रूल 9B आया इन द
prospectus and allotment of security rules, और उसमें लिखा issue of securities in the demat form by the private companies. अब all over India 14 लाख private companies हैं, उन सबको बोला जा रहा है every private company in India, छोटी मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, on the face of it, but other than, साथ में exemption दे दी है, other than small company, इसलिए मैंने अपने एग्जाम्पल में स्मॉल कंपनी का एग्जाम्पल लिया अभी यहाँ पर आने से पहले. तो एवरी प्राइवेट कंपनी जो स्मॉल कंपनी ना हो, बिग कंपनी हो, एंड दैट शेल विद इन द पीरियड एज गिवन इन द सब रूल 2 बिलो, टाइम पीरियड नीचे बताया गया है यहाँ पर कि कितना टाइम पीरियड आपको मिलेगा, वो सब रूल 2 में नीचे बताया गया, बात करेंगे. इन सबको बोला गया है कि अब हिंदुस्तान में जो प्राइवेट कंपनीज हैं इस टाइम पीरियड में अपने आप को तैयार कर लें कि दे विल इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन द डीमैट फॉर्म, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज ओनली इन द डीमैट फॉर्म. एंड शेल इशू मतलब मैंडेटरी, शेल लिखा हुआ है मतलब कंपलसरी है, दे शेल इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन द डीमैट फॉर्म. और जो पुराने शेयर्स पहले इशू कर चुके थे 27 अक्टूबर 2023 से पहले, उन सब के लिए भी तैयारी कर लो. यू हैव टू गिव द फैसिलिटी कि वो डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, अगर सिक्योरिटी होल्डर कन्वर्ट करना चाहें तो, मतलब दैट इज देयर ऑप्शन. लेकिन अब साथ में अब ध्यान से पड़ेगा, इसमें कुछ चीज़ें मैंडेटरी भी हैं. तो जो नया इशू होना है वो तो सिर्फ और सिर्फ डीमैट फॉर्म में इशू होना है, और जो पुराने वाले हैं उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट करनी है कि पुराने सिक्योरिटी होल्डर चाहें तो उसको कन्वर्ट कर सके. तो मतलब प्राइवेट कंपनी को NSDL CDSL के साथ एग्रीमेंट साइन करके रखना है. एंड द प्राइवेट कंपनी विच एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023 इज नॉट अ स्मॉल कंपनी. कट ऑफ डेट क्या ली, 31 मार्च 2023 को जो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं थी, मतलब जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा थी या टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा थी एज ऑन 31 मार्च 2023, 2024 नहीं बोल रहा, 2023 बोल रहा हूँ. नोटिफिकेशन कब आया, 27 अक्टूबर को. तो उन्होंने कट ऑफ डेट क्या ली, क्राइटेरिया क्या लिया, 27 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन आया, 31 मार्च 2023 का क्राइटेरिया उन्होंने कट ऑफ डेट ले लिया. 31 मार्च 2023 को जो भी प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं थी, स्मॉल कंपनी से क्राइटेरिया के ऊपर थी, उन सबको बोला जा रहा है, कि दे शेल विद इन 18 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च जिस दिन क्लोज हुआ उसके बाद विद इन मैक्सिमम 18 मंथ्स. तो यहाँ से 18 मंथ्स कैलकुलेट कर लोगे तो आएगा 30 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2024 तक आपको ऊपर वाले प्रोविजन कंप्लाई करने के लिए लक्ष्मण रेखा दी गई है. 30 सितंबर 2024 तक आपको लक्ष्मण रेखा दी गई है. आपकी वैसे ही प्राइवेट कंपनी है, कितने शेयर होल्डर होंगे आपके यहाँ, 2 शेयर होल्डर होंगे. प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स, मैक्सिमम 200. चलो मैं कहता हूँ कुछ एम्प्लॉयज़ भी हैं या प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉयज़ भी हैं, थोड़े बहुत वो भी हैं, 200 300 400 500 शेयर होल्डर होंगे, एम्प्लॉयज़ एक्स एम्प्लॉयज़ वगैरह सब मिलाकर. सो वेल आई से, तो उन सब के लिए इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है. कंपनी को NSDL CDSL के साथ एग्रीमेंट साइन करना है और कंपनी को 30 सितंबर 2024 के अंदर मतलब फैसिलिटी क्रिएट कर देनी है, NSDL CDSL के साथ एग्रीमेंट साइन कर लेना है कि अगर कोई भी मेंबर कंपनी का जाना चाहे NSDL CDSL के पास और कहे कि मेरे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, इनको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो कन्वर्ट करवा सके. एंड देन आई से सर क्या फ़ायदा, मार्केट में ट्रेड फिर भी नहीं होंगे, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, मार्केट में ट्रेड फिर भी नहीं होंगे डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट होने के बाद, लेकिन चोरी होने का डर खत्म हो जाएगा कि घर पे पड़े हैं, चोरी हो गए. बात समझ में आ रही है, डकैती पड़ गई घर पे, भगवान ना करे, और वहाँ से वो डकैत उठा कर ले गए, वो डर खत्म हो जाएगा. डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, आपके पास पासवर्ड में है, आपके लॉगिन पासवर्ड में है, और सेफ्टी फैक्टर रहेगा. और आपको कोई नया डीमैट अकाउंट खोलना नहीं है. अब मैं दीपक इजरानी स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनके शेयर्स भी होल्ड कर रहा हूँ डीमैट अकाउंट में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के शेयर्स भी होल्ड कर रहा हूँ डीमैट अकाउंट में 2 अक्टूबर 2018 के बाद से. और अब मैं सेम डीमैट अकाउंट में प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स भी होल्ड कर लूँगा. मेरे घर की एक प्राइवेट कंपनी है, वो शेयर्स भी डीमैट फॉर्म में होल्ड कर लूँगा, और सेम डीमैट अकाउंट में, कोई अलग से डीमैट अकाउंट तो ओपन करना नहीं है सेपरेट, उसी में ही होल्ड कर लूँगा सेम, और उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे पास है, तो चोरी होने का डर तो खत्म हो गया ना. तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. और ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है. मेनली लॉ मेकर क्यों चाह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्यों चाह रहा है. यहाँ सैबी का देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं है, सैबी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन MC क्या चाह रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए. और फिर ये कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं, प्राइवेट कंपनीज विच आर सब्सिडरी ऑफ सम अदर प्राइवेट कंपनी, तो सब कुछ जब डीमैट फॉर्म में आएगा ना, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी फैक्टर तो इंक्रीज होगा. और कंपनी लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है, वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, किसी के पीछे से छुप कर शेयर होल्ड कर रहा है इनडायरेक्टली, किसी प्राइवेट कंपनी के पीछे से.
तो वो भी चीज़ें ना खुलकर सामने आने लगेंगी सेक्शन 90 ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। लेकिन बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और कह रहे हैं फ्यूचर में एवरी प्राइवेट कंपनी, फ्यूचर में जो सब रूल 2 में फॉल कर रही है, जिसको 30 सितंबर 2024 की डेडलाइन दी है, फ्यूचर में अगर वो कभी प्रपोज करती है कि उसको न्यू इशू लेकर आना है सिक्योरिटीज़ का, मे बी राइट इशू, मे बी प्राइवेट प्लेसमेंट, या बायबैक करना है सिक्योरिटीज़ का, या फिर बोनस शेयर्स, राइट इशू मतलब राइट ऑफर वगैरह लेकर आना है, आफ्टर दिस डेट 30 सितंबर 2024 के बाद, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रूल, 30 सितंबर 2024 के बाद बायबैक लाना है, राइट इशू लाना है, बोनस इशू लाना है, वो सब कुछ करने से पहले इट शैल इंश्योर दैट, उस प्राइवेट कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि बिफोर मेकिंग बोनस इशू, राइट इशू, बायबैक, एंटायर 100% शेयर होल्डिंग of the securities or debentures, equity, preference share, 100% holding of the securities of the promoters of that company, directors of that company, and the key managerial person, company secretary, CFO, CEO of that company, वो 100% डीमैट फॉर्म में सब कन्वर्ट हो चुका है, तो ही वो प्राइवेट कंपनी लॉन्च कर पाएगी अपना नया कहना चाहिए राइट इशू या बोनस इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर बायबैक, उसके बिना तो लॉन्च ही नहीं कर पाएगी। तो और इसकी तो ज़रूरत फ्यूचर में प्राइवेट कंपनी को पड़ेगी। तो ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई प्राइवेट कंपनी के लिए। क्या मैंडेटरी हो गया? प्रमोटर फैमिली, डायरेक्टर्स और KMP, इनके शेयर्स तो 100% आपको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करने ही पड़ेंगे। इन तीनों के अलावा जो अदर शेयर होल्डर्स रह गए उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी शैल गिव द फैसिलिटी कि तुम भी चाहो तो कन्वर्ट करवा लो डीमैट फॉर्म में, नहीं चाहो होल्ड करना चाहो तो होल्ड कर लो। और फिर वो सिक्योरिटी होल्डर्स पे मैं अभी यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, सिक्योरिटी होल्डर्स को भी बोला जा रहा है कि भाई आप होल्ड करना चाहो फिजिकल फॉर्म में होल्ड कर लो, लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो और 30 सितंबर 2024 के बाद ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो ट्रांसफ़र करने के लिए तो शेल गेट द सिक्योरिटीज़ कन्वर्टेड इन द डीमैट फॉर्म बिफोर द ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र तो डीमैट फॉर्म में ही होगा। मतलब वो, इसका मतलब क्या हुआ, वो शेयर होल्डर प्राइवेट कंपनी के जो 30 सितंबर 2024 से पहले या 27 अक्टूबर 2023 से पहले, कहना चाहिए 27 अक्टूबर 2023 से पहले अपने शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होल्ड कर रहे थे, वो मरते दम तक फिजिकल फॉर्म में होल्ड करना चाहते हैं, डिविडेंड लेते रहना चाहते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। ऑन द अदर हैंड अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पहले डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाओ, डीमैट अकाउंट में लाओ, फिर सेलर के डीमैट अकाउंट से बायर के डीमैट अकाउंट में जाएगा, चाहे आप घर बैठ के डील करो, ऑनलाइन नहीं होगा, NSE BSE पे नहीं होगा, ब्रोकर के थ्रू नहीं होगा, ऑफ मार्केट होगा, घर बैठकर होगा। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डायग्राम बताऊंगा या नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो प्राइवेट कंपनीज के लिए भी हो गया। सिर्फ कौन सी वाली प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं बोल रहे डीमैट, स्मॉल प्राइवेट कंपनीज के लिए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल वो स्मॉल प्राइवेट कंपनीज वाला लिया था। तो मुझे लगा कि ऐसे भी बच्चे होंगे ना जिन्होंने हो सकता है ग्रुप 1 में, मतलब ये भी ना मतलब रूल 9 भी ना पढ़ा हो, कुछ के लिए बिल्कुल नया हो, तभी अमेंडमेंट नहीं आई थी जब वो ग्रुप 1 पढ़ रहे थे, उनका भी फ़ायदा हो गया। और हो सकता है कुछ बच्चों के मतलब ग्रुप 1 पढ़ने से पहले अमेंडमेंट आ चुकी थी, अनफॉर्चुनेटली उनके टीचर्स ने नहीं बताया, तो कोई भी रीज़न था, रूल 9 भी वट एवर रीज़न, जेन्युइन रीज़न या नॉन जेन्युइन रीज़न, किसी वजह से नहीं हुआ था, तो उनका रूल 9 भी यहाँ पर हो गया। और रूल 9A भी मैंने आपको वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज वाला वो MCA की वेबसाइट पे दिखाई दिया कि वो रूल 9A अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए, वो तो पहले ही आ गया था अक्टूबर 2018 में, दैट वाज ऑलरेडी देयर। मतलब हमारा मकसद सिंपल था कि रूल 9A और रूल 9B हमें पता होने चाहिए। तो ये आज का जो हमारा सेशन है, हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइजेशन, रीमैटेरियलाइजेशन, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो मैं आपको करवाने वाला हूँ डायग्रामेटिकली, ये मैंने NSDL की वेबसाइट पे जो प्रोसीजर लिखा है उस प्रोसीजर को डायग्राम में कन्वर्ट किया है। हो सकता है ICSI मॉड्यूल में थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन मुझे परफेक्शन चाहिए थी, तो मैंने NSDL की वेबसाइट पे जाकर वहीं से पूरा प्रोसीजर पढ़ लिया और उसी को, वहाँ डायग्राम नहीं बना हुआ, मैंने डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करके हम अब आपके सामने पिक्चर, और ऐसे ही रीमैटेरियलाइजेशन का भी एक डायग्राम और है। तो ये दोनों डायग्राम्स हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। जय माता दी। टाटा, बाय बाय। बाय 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 बाय। जय माता दी, जय माता दी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।